Yes, so hi everyone and a warm welcome to our channel. I hope you're doing well. Studies and preparations are going on. सीए इंटर की जीएसटी की रिवीजन सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं एंड अभी तक आई वाज अपलोडिंग कंटेंट. वी वर टेकिंग क्लासेस, बुक्स वर फॉर सीए फाइनल इनडायरेक्ट टैक्सेस, दैट इज पेपर नंबर 5. बट नाउ टैक्सेशन के आपके जीएसटी पोर्शन के लिए वी विल बी स्टार्टिंग विद द कंटेंट. देयर आर सर्टेन क्वेरीज, एक बेसिक रहता है वो मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ एंड देन वी विल स्टार्ट विद द रिवीजन. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल सर, क्या अभी कोई बैच आएगा क्या? बिकॉज सी एंटर के कुछ मैसेजेस थे मेरे पास कि सर बैच जैन 26 के लिए लेके आओगे क्या? आंसर इज नो. हमारा बैच एंड बुक्स जो है आई विल बी गिविंग यू फ्रॉम मे 26, ठीक है. बट जैन 26 के लिए आपके पास बहुत सारे रिविजन्स, बहुत सारे कंपाइलेशंस. आई नो व्हाट योर पेन पॉइंट्स आर फॉर जीएसटी, वो मैं आपको अपलोड मतलब वी विल बी अपलोडिंग दैट ऑन दिस पर्टिकुलर चैनल, ठीक है. सो योर अप्रॉक्स अभी जैसा अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर में, अक्टूबर मंथ विल बी फॉर रिविजन्स. नवंबर मंथ में आपके रिजल्ट्स आने के बाद चीज़ें थोड़ी गेयर अप हो जाएंगी. सो दैट टाइम आई विल बी गिविंग यू कंपाइलेशंस, एमसीक्यू के कुछ वीडियोस, सुपर 50 या सुपर 60 का एक क्वेश्चन का कंपाइलेशन. तो वो सारा वी विल डू इन नवंबर. एंड दिसंबर विल बी द लास्ट मंथ सपोर्ट, जो भी आपको आरटीपी, पीटीपी, जो भी एमटीपी वगैरह का चाहिए रहता है, ऐसा हम प्लान करेंगे, ठीक है. अब सर, क्या हम अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हैं या कभी कभार जीएसटी की क्लास भी ढंग से नहीं हुई है, कैन वी रेफर टू दीज रिवीजन लेक्चर्स? आंसर इज यस. दीज रिवीजन्स आर एज गुड एज एग्जाम ओरिएंटेड बैचेस. मैं आपको अभी बोल रहा हूं, आप कुछ यू डोंट टेक मी एट व्हाट आई एम सेइंग. यू जस्ट गिव टाइम फॉर 3-4 चैप्टर्स. 2-3 चैप्टर, चलो 2-3 चैप्टर आप ढंग से देख लेना, क्योंकि आज का तो वैसे भी इंट्रोडक्शन है, जनरल है. आई एम जस्ट किकिंग ऑफ द रिवीजन. मेन आपका जो सप्लाई चैप्टर से स्टार्ट होगा, आप उसको एक बार देख लेना एंड यू विल अंडरस्टैंड द डिफरेंस, ठीक है. मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि देखो मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा. लेट मी डिलीवर, यू सी द रिवीजन. फाइनल वालों का मेरे पास फीडबैक है, मुझे पता है आपका भी क्या फीडबैक आने वाला है, ठीक है. आई जस्ट नीड योर ट्रस्ट फॉर व्यूइंग द लेक्चर. और यूट्यूब पे है सर, ना कोई ऐड चलती है ना कुछ चलता है, आपको सिर्फ वो टाइम लगाना है. आप एक बार देखिए एंड बिलीव मी, ये 3 महीने में आपका जीएसटी गेम चेंजर हो जाएगा, ठीक है. आई विल डिलीवर, ओके, ट्रस्ट मी फॉर जीएसटी, आई विल डिलीवर, राइट. और क्या है सर? अच्छा सर, नोट्स वगैरह आप दोगे क्या? देखो, अभी जो फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन का, उसके अंदर एज सच कोई क्वेरीज होती नहीं है. बट सिंस वी आर स्टार्टिंग ऑफ द रिविजन्स प्रॉपरली, तो यहाँ पे मैं आपको थोड़े हैंड रिटन नोट्स और थोड़ा आपके मटेरियल में से चीजें जस्ट मेन पॉइंट आउट कराते हुए चलूंगा. दैट इज द बेस ऑफ द जीएसटी. मेन जो हमारा स्टार्ट होगा दैट इज सप्लाई चैप्टर. तो सप्लाई चैप्टर के जो नोट्स है, यस आई विल बी हैविंग माय ओन नोट्स, और इसका मैं आपको कुछ ना कुछ पीडीएफ वगैरह भी दूंगा. ये सारे अपडेट्स आपको मिलेंगे मेरे टेलीग्राम के चैनल पे. प्लस टेलीग्राम चैनल पे भी 2 एमसीक्यूज दिन के चल रहे हैं, और वो नॉर्मल एमसीक्यूज नहीं होते कि एबीसीडी दिया है उसको ए में डाल दिया, मतलब एक सिंपल सा एमसीक्यू बना दिया. नो, दोज आर रियल जेन्युइन गुड लेवल एमसीक्यूज, जिससे आपको यू विल बी एबल टू रिवाइज कंसेप्ट्स बेटर. तो आप एक बार टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना है. एंड आफ्टर दैट व्हाटएवर स्टफ आई गिव, जो भी मैं पीडीएफ्स वगैरह दूंगा, जो भी नोट्स दूंगा, मैं आपको क्लास नोट्स का भी पीडीएफ दूंगा जो हम हैंड नोट्स बनाएंगे. एंड एवरीथिंग विल बी ऑन दैट टेलीग्राम चैनल. तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना. एंड आपके रिजल्ट्स के बाद वहाँ पे एमसीक्यूज भी बढ़ जाएंगे, पॉइंटर्स बढ़ जाएंगे, बहुत सारी चीजें आएंगी, ठीक है. मैं अभी नहीं सब कुछ आपको बता पाऊंगा, जस्ट सी. ओके, सो अभी आज स्टार्ट करेंगे, हम शुभारंभ करेंगे हमारे रिवीजन का फॉर दिस अवर प्राइमरी मटेरियल आईसीआई का. एंड मेरा जो थोड़ा बहुत मुझे चाहिए रहेगा लिखते वक्त, कभी कभार समझाना पड़ता है. सो गणपति बप्पा का नाम लेते हैं एंड एक पॉजिटिव नोट पे शुरुआत करते हैं. जैसा फाइनल वालों का फीडबैक मिला, फाइनल वालों का प्यार मिला, रैंक होल्डर्स इस बार काफी सारे ऐसे थे जिन्होंने हमारा रिसोर्स यूज किया था, इंक्लूडिंग AR1 एंड AR2 फॉर May 25. सो नाउ आई वॉन्ट योर फीडबैक ऑल्सो, आई वॉन्ट योर लव ऑल्सो, और मुझे आपको भी पढ़ाना है, ठीक है. तो जनवरी से हम शुरुआत कर रहे हैं, बस मुझे आपका ट्रस्ट चाहिए एक बार लेक्चर देखने का, एंड बिलीव मी आई विल डिलीवर, ठीक है. सो आई हैव टेकन 4 मिनट्स ऑफ योर टाइम. अब स्टार्ट करते हैं, आ जाओ. जीएसटी इन इंडिया इंट्रोडक्शन. अब एक दो कंसेप्ट बेसिक समझते हैं. ऑल्दो यू नो इंट्रोडक्शन में कभी डाउट नहीं आता है, बट आज एक फॉर्मल किक ऑफ है हमारा रिवीजन सीरीज का, तो कुछ कुछ बातों पे हम ध्यान देंगे, ठीक है. सी, फर्स्ट ऑफ ऑल देयर कम्स अ डिफरेंस कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या फर्क रहता है. देखो, जब डायरेक्ट टैक्स होता है ना, उसका इंसिडेंस, व्हाट डू यू मीन बाय इंसिडेंस, उसका बर्डन, वो आप किसी पे पास ऑन नहीं कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लेट से कल को सैलरी कमाते हो, सीए बनने के बाद सैलरी कमाओगे भैया आप तो बड़ी बड़ी, तो लेट से टुमारो यू अर्न 30 लाख रुपीज पर एनम. अब वो 30 लाख के ऊपर का जो भी इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट टैक्स, तो उसके ऊपर का जो इनकम टैक्स है वो आप ही पे करोगे, वो मैं नहीं पे कर सकता. लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स में उसका जो इंसिडेंस है, बोले तो उसका बर्डन, बोले तो उसका कॉस्ट, वो पास ऑन हो जाता है. कैसे पास ऑन हो जाता है?
लेट से मुझे अपनी टीचिंग सर्विसेज के ऊपर जीएसटी पे करना है निर्मला ताई को। निर्मला ताई विल बी एट द सेंटर ऑफ आवर एंटायर डिस्कशन, ठीक है, ताई के साथ सारी बात करनी है। तो अगर मेरे को जीएसटी पे करना है तो मैं निर्मला ताई को जीएसटी पे करूंगा 18% का अपने टीचिंग सर्विसेज की इनकम के ऊपर, लेकिन वो मैं रिकवर आपसे करने वाला हूं। आपसे मतलब कंज्यूमर से। कंज्यूमर क्या होता है, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, जीएसटी मैंने पे किया है, लेकिन इसका बर्डन कौन इनकर कर रहा है? देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन हु इज पेइंग एंड हु इज इनकरिंग द कॉस्ट, हु इज बियरिंग द इंसिडेंस, हु इज बियरिंग द बर्डन। तो आप उसका बर्डन पे कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं ये कैसियो का कैलकुलेटर लेके आया, बराबर। अब कैसियो ने उसके ऊपर जीएसटी पे किया है, लेकिन वो जीएसटी किससे लिया है? वो मेरे से लिया है। मैं जब मार्केट में गया तो मैंने इसके ऊपर लेट से 100 रुपीज का कॉस्ट था, 100 रुपीज प्लस 18% कैसियो को पे किया है। तो कैसियो ने जीएसटी पे किया, लेकिन बर्डन मेरा था साहब। क्यों? क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्सेस आर कंजम्पशन टैक्सेस, फोकस इज ऑन कंज्यूमर। कंज्यूमर जो टैक्स पे करने वाला है, कंज्यूमर उसका बर्डन इनकर करने वाला है। सो इनडायरेक्ट टैक्स इज अ कंजम्पशन टैक्स वेयर द इंसिडेंस इज पास्ड ऑन टू फाइनल कंज्यूमर, और फाइनल कंज्यूमर उसका आईटीसी नहीं लेता। आईटीसी वगैरह की बातें हम करेंगे। सिंपल क्रेडिट, यू नो द मीनिंग ऑफ क्रेडिट, काइंड ऑफ एक आपके पास वो एक असेट बन के आता है। तो कंज्यूमर उसका क्रेडिट नहीं लेता है, कंज्यूमर उसकी कॉस्ट इनकर करता है, उस कॉस्ट का जो जीएसटी का बर्डन है वो इनकर करता है, ठीक है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस। जैसे इनकम टैक्स इज एन एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट टैक्स, बट जीएसटी इज एन एग्जांपल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। समझ में आया? अब देखो जीएसटी कब से लगा, इसका मैं आपको टाइमलाइन वगैरह भी दिखाऊंगा। जीएसटी लगा हमारा 1 जुलाई 2017 से। नाउ बिफोर दैट देयर वर नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस इन इंडिया, जैसे वैट हो गया, सीएसटी हो गया, सर्विस टैक्स हो गया, एंटरटेनमेंट टैक्स हो गया, फलाना टैक्स हो गया, एक्साइज हो गया। ये सारा होने के बाद हमने इसको कट करके लेके आए जीएसटी। अब ये जब मैं बोलता हूं ना इसको कट करके आए, तो ये सारे के सारे अभी कट नहीं हुए, देयर इज स्टिल एप्लीकेबिलिटी बट वेरी लिमिटेड। बहुत लिमिटेड एप्लीकेबिलिटी में अभी भी ये टैक्सेस एप्लीकेबल है, लेकिन आज मेजरली सब जगह क्या लग रहा है? जीएसटी। ये सब क्या होते थे, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती थी, अभी सब डिस्कस करेंगे। दिस इज जस्ट अ ब्रीफ दैट आई हैव गिवन यू। चलो अब आते हैं आपके आईसीआई के मटेरियल के ऊपर। इंट्रोडक्शन इसी से करेंगे। इंट्रोडक्शन के लिए आपको कोई अलग नोट्स की जरूरत नहीं है। सर टैक्स का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय टैक्स? इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स। देखो टैक्स का मतलब होता है एक एनफोर्स्ड कंट्रीब्यूशन। सर एनफोर्स्ड मतलब इट इज नॉट वॉलेंटरी। इफ आई आस्क यू डू यू वांट टू पे टैक्स, चांसेस आर यू विल से नो। एक दो कहेंगे सर पे करना चाहिए, बट ठीक है, मेजोरिटी कहेंगे सर नहीं पे करना है। सो वॉलेंटरी पेमेंट नहीं होता है, इट इज एन एनफोर्स्ड पेमेंट। आपको वो गवर्नमेंट को पे करना ही करना है, एंड दिस इज अ कंपल्सरी पेमेंट ऑफ मनी, ठीक है। इट्स अ कंपल्सरी पेमेंट। और टैक्स का यूटिलाइजेशन क्या होता है? गवर्नमेंट इसको कैसे यूटिलाइज करती है? फॉर द बेटरमेंट ऑफ पीपल, फॉर द वेलफेयर। जो भी गवर्नमेंट को अपने सोवरेन फंक्शंस निभाने होते हैं, उसके लिए जो पैसा चाहिए होता है वो टैक्स से आता है, ठीक है। सो दिस इज अ मनी, और ये आपके ऊपर चार्ज लगाया जाता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के हिसाब से। अब नेक्स्ट समझते हैं जेनेसिस ऑफ जीएसटी इन इंडिया। जेनेसिस मतलब क्या? ये ओवरऑल कंसेप्ट क्या आया, कैसे आया, कब इसके बारे में बात हुई। लॉट ऑफ पीपल थिंक दैट दिस केम इन 2016-17। अरे 2016-17 में तो आपको सामने नजर आया, लेकिन पीछे क्या था, कहां से बात स्टार्ट हुई? तो एवरीथिंग स्टार्टेड इन द ईयर 2000 में प्राइम मिनिस्टर ने उस टाइम बात करी कि चलो जीएसटी नाम का कुछ हम करेंगे, कमेटी लेके आएंगे। उसके बाद 2006-7 में कुछ चेंजेस आए। उसके बाद देन बीच में काफी टाइम गैप निकल गया, ऑल द डेडलाइंस वर मिस्ड। फाइनली जाके एनडीए गवर्नमेंट 2014 में ये चीजों को पिक करा गया, 2017 से जीएसटी लाया गया। उसका एक छोटा सा चार्ट आपके सामने यहाँ पे है, इसको आप एक बार रीड कर सकते हो कि 2000 में इसका कंसेप्ट का स्टार्ट हुआ था। उसके बाद फिर एवरीथिंग द गियर्स चेंज्ड इन 2014 व्हेन द एनडीए गवर्नमेंट किक्ड इन, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, नाउ अंडरस्टैंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्यों लाया गया। देखो कोई भी चीज, कोई भी टैक्स अगर आपको इंडिया में लगाना है, यू नीड द पावर इन योर संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उसका पावर होना चाहिए। तो जीएसटी एक नया इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म लाना था, पुराने जमाने के टैक्सेस को एप्लीकेबिलिटी को हटाना था। उसके लिए यू रिक्वायर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स। तो उसके लिए क्या आया? 122nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, 122nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। और ये जब पास हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन में काफी सारे चेंजेस हुए, दिस बिकेम 101st अमेंडमेंट एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। सर ऐसा कैसे हुआ कि बिल 122nd है लेकिन एक्ट 101 है? सारे के सारे बिल पास नहीं होते, ऑल द बिल्स डू नॉट गेट पास्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का जो भी अमेंडमेंट करना होता है उसमें मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी, आर्टिकल 368 वगैरह लगाना पड़ता है, एंड ऑल द बिल्स मे नॉट गेट पास्ड।
तो जो वो पास हुआ तो वो 101st अमेंडमेंट एक्ट बना, प्रेसिडेंट का असेंट मिला एंड फिर फाइनली 1 जुलाई 2017 से हमारा जीएसटी का हैप्पी बर्थडे स्टार्ट हुआ। मतलब 1 जुलाई से वो चीज स्टार्ट हुई जिस दिन आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। तो देखो यहाँ पे 2014 में 122nd अमेंडमेंट बिल आया, फिर 2016 में ये अमेंडमेंट एक्ट बना, उसके बाद फिर फर्स्ट जीएसटी काउंसिल, ये काउंसिल मैं बताता हूँ क्या होता है आर्टिकल 279A में, एंड वी विल कवर दैट। तो यहाँ पे जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल जीएसटी की काउंसिल मीटिंग हुई, जीएसटी काउंसिल सारे काम करती है। मार्च 17 में ये जो बिल्स कौन से, जीएसटी के एक्ट के बिल्स, क्योंकि एक्ट बनाने से पहले भी तो बिल होता है ना, किसी भी एक्ट से पहले एक बिल बनाना पड़ता है। देन बिल गेट्स कन्वर्टेड इनटू एन एक्ट, हाउ कम, व्हेन द प्रेसिडेंट असेंट इज गिवन। उसके ऊपर पूरा पार्लियामेंट्री कमेटी पहले बनाती है, फिर वो बिल को डिस्कस किया जाता है, लोकसभा राज्यसभा में पास किया जाता है, वो सारी चीजें इसके अंदर आती है। उसके बाद अप्रैल 17 में ये सारे एक्ट्स बने, मतलब बिल से एक्ट हुआ। मई 2017 में सारे के सारे रूल्स आए। उसके बाद फाइनली 1 जुलाई 17 को जीएसटी लॉन्च हुआ, मतलब 30 जून को सारे स्टेट्स ने पास किया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। एंड 8 जुलाई 2017 में जम्मू कश्मीर में भी ये चीजें पास हुई। एंड नाउ स्टिल द जर्नी इज कंटिन्यूइंग। रिसेंटली जीएसटी 2.0 भी आपने सुना होगा। तो ये बेसिकली ईयर 2000 से सारी चीजें चलती आ रही है। ओके ये 2016-17 में तो फाइनल उसके बारे में चीजें हुई, बट 2000 से ये चीजें ओरिजिनली स्टार्ट हुई। क्या आपको ये समझ में आया? चलो अब इसके बारे में और थोड़ी थोड़ी चर्चा करते हैं। एक बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी क्या है, सी अंडरस्टैंड गाइस, मैं आपको यहीं पे लेके जाता हूं। व्हाट इज द, कुछ हम क्लास नोटिंग्स भी करेंगे, मतलब अपने को कुछ चीजें समझने के टाइम पे आई विल रिक्वायर नोट्स, और ये पीडीएफ मैं आपके साथ टेलीग्राम पे शेयर करूंगा। नाउ व्हेन आई यूज द वर्ड GST, अंडरस्टैंड दिस इज गुड्स, ठीक है, दिस इज सर्विस and this is tax. Now you know tax is what? Tax is a voluntary तो है नहीं सर, enforced payment है, it is a compulsory charge. Goods and service का मतलब क्या है, ये हम आपको कवर करेंगे डेफिनेशंस के अंदर। ये हम कहाँ कवर करेंगे? वी विल कवर दिस इन डेफिनेशंस। डेफिनेशंस जब हम सप्लाई के साथ स्टार्ट करेंगे, आज फॉर्मली वो नहीं आने वाला है, कल मतलब नेक्स्ट लेक्चर में आएगा। तो जीएसटी का जो कंसेप्ट है ये कैसे बनता है, इसके कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड दिस इज डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। सर व्हाट डू मीन बाय डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स? डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स मतलब फोकस है कंजम्पशन के ऊपर। अगर मैं आपको कैलकुलेटर सेल कर रहा हूं और मैं आपको कैलकुलेटर, आप हो लेट्स से दिल्ली के अंदर, मैं हूं महाराष्ट्र के अंदर, मैंने आपको कैलकुलेटर सेल किया और आप दिल्ली में कैलकुलेटर को यूज करने वाले हो, तो किस गवर्नमेंट को इसका पैसा मिलना चाहिए? दिल्ली गवर्नमेंट को, महाराष्ट्र गवर्नमेंट को नहीं। महाराष्ट्र गवर्नमेंट को कब मिलता? जब ये ओरिजिन बेस्ड टैक्स रहता। तो अवर फोकस इज ऑन कंजम्पशन, ये जा कहा रहा है, तो जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, ठीक है। करेंगे अभी ये सब चीजें आपको और समझ में आएंगी, आज जस्ट बेसिक इंट्रो है, वो भी आपने ये पढ़ रखा है, आई एम जस्ट रिवाइजिंग बेसिक थिंग्स। तो दिस इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स एंड फोकस इज ऑन वैल्यू एडिशन, मतलब हर एक इंसान किस पे टैक्स पे करेगा? अपने प्रॉफिट पोर्शन के ऊपर, जिसका एग्जांपल मैं इन अ कपल ऑफ मिनट्स लेने वाला हूं। ये पूरा एग्जांपल हमारा बना हुआ है, हल्का से इसके और कंसेप्ट को समझते हैं कि जीएसटी का जो कंसेप्ट है दैट इज वैल्यू एडेड टैक्स, कि हर आदमी कितना, हर एक पर्सन इन द सप्लाई चेन कितना वैल्यू एडिशन कर रहा है, उस वैल्यू एडिशन के ऊपर टैक्स पे करना है। अब कंटिन्यूअस चेन ऑफ टैक्स क्रेडिट, व्हाट डू मीन बाय टैक्स क्रेडिट? इसमें आपने एक वर्ड सुना होगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट, इसको डिकोड करो। व्हाट डू मीन बाय इनपुट? इनपुट मींस इनवर्ड सप्लाई, इनपुट मींस इनवर्ड सप्लाई, जो भी आपको सप्लाई रिसीव हुई। तो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैंने इनवर्ड सप्लाई क्या क्या लिया? आई बॉट अ कैलकुलेटर, आई बॉट अ टैबलेट, आई बॉट अ कंप्यूटर, ये मेरे लिए इनवर्ड सप्लाई है। इस इनवर्ड सप्लाई के ऊपर जो भी मैंने जीएसटी पे किया, मैं उसका क्रेडिट लूंगा। क्रेडिट लूंगा मतलब ये मेरे लिए एक असेट बनेगा, मैं इसको सेट ऑफ करूंगा व्हेन आई हैव टू पे द जीएसटी। जनरल मीनिंग ऑफ क्रेडिट क्या होता है कि ये आपके लिए एक फायदा है, आप इसको सेट ऑफ कर देना बाद में, सिंपल वर्ड्स। तो जीएसटी के अंदर आईटीसी के वजह से, आईटीसी इज द जान ऑफ जीएसटी, आईटीसी के बिना जीएसटी फेल हो जाएगा, ठीक है। तो आईटीसी कैसे यूटिलाइज करना है, कैसे वो वैल्यू एडिशन में हेल्प करता है, उसका मैं अभी आपको एग्जांपल कराऊंगा। बर्डन इज बॉर्न बाय द फाइनल कंज्यूमर, दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। फाइनल कंज्यूमर बर्डन कैसे बॉर्न करेगा? उसको आईटीसी नहीं मिलेगा।
आईटीसी किसको मिलता है? आईटीसी उसको मिलता है जो कोई चीज लेके आगे सेल करने वाला है। अब फॉर एग्जाम्पल आई एम अ यूजर ऑफ कैलकुलेटर, आई एम नॉट अ बायर ऑफ कैलकुलेटर, मतलब आई एम नॉट डूइंग बिजनेस ऑफ कैलकुलेटर्स। तो कल को अगर लेट से मैंने ये तो खरीद के मैं अपने घर पे यूज कर रहा हूं, तो क्या मैंने इसका आईटीसी लिया? नहीं लिया, क्योंकि आई एम नॉट सेलिंग इट, आई एम नॉट इन द बिजनेस, आई एम अ कंज्यूमर। बट लेट से मैंने होलसेलर से खरीदा और मैं रिटेलर हूं, और आप सी एंटर के स्टूडेंट, आप हो एक कंज्यूमर। तो यहाँ पे जब मैंने कैलकुलेटर खरीदा, लेट से 100 प्लस 18 रुपीज ऑफ जीएसटी, दैट 18 इज नॉट माई कॉस्ट, आई एम गोइंग टू कलेक्ट इट फ्रॉम यू। अब वो कैसे कलेक्ट होगा, आईटीसी कैसे मिलेगा, मैं अभी आपको एक एग्जांपल दूंगा, वो पूरा मैंने बना के रखा है। तो वो जो 18 रुपीज का जीएसटी है, वो मेरे कहाँ चला जाएगा? मेरे क्रेडिट के अंदर चला जाएगा, उसका मेरे पे कॉस्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन आप क्रेडिट नहीं ले पाओगे साहब, आप हो फाइनल कंज्यूमर, यू कैनॉट टेक क्रेडिट, यू आर द फाइनल कंज्यूमर ऑफ इट। तो आपको उसका कॉस्ट बियर करना पड़ेगा, बर्डन बियर करना पड़ेगा, इस चीज का ध्यान रखना। एंड नो कैस्केडिंग ऑफ इफेक्ट, ये वन ऑफ द प्रॉब्लम्स था, ये वन ऑफ द प्रॉब्लम्स था पुराने टैक्सेस का, कि टैक्स ऑन टैक्स लग जाता था। टैक्स ऑन टैक्स क्यों लगेगा, इसका भी नीचे एग्जांपल आएगा। टैक्स ऑन टैक्स तब लगता है जब टैक्स का क्रेडिट नहीं मिलता, क्योंकि मेरे को अगर आपने 18 रुपीज का क्रेडिट नहीं दिया, तो मैं अपनी कॉस्ट 100 नहीं 118 बनाऊंगा। मैंने कैलकुलेटर खरीदा 100 रुपीज और 18 रुपीज की जीएसटी पे। अगर आपने मुझे क्रेडिट दिया, गवर्नमेंट इफ यू गिव मी द क्रेडिट, आई विल अज्यूम माई कॉस्ट एज 100, क्योंकि इसका तो आईटीसी मिल गया, और 100 के ऊपर मैं अपना प्रॉफिट वगैरह ऐड करूंगा। लेकिन अगर आपने मुझे इसका क्रेडिट नहीं दिया, तो मेरी कॉस्ट बन जाएगी 118, फिर मैं आगे आगे भी टैक्स लगाऊंगा, तो इट वुड लीड टू अ सिचुएशन ऑफ टैक्स ऑन टैक्स। 18 के ऊपर भी टैक्स लग रहा है, दिस इज अ कैस्केडिंग इफेक्ट। ठीक है, अब इन्होंने एक एग्जांपल दिया, ये पूरा का पूरा जो जीएसटी सिस्टम समझने के लिए मैं आपको लेके चलता हूं। आओ एक बेसिक फ्लो समझते हैं। 4 लोग हैं हमारे ना, एग्जाम्पल बड़े लाइट रहते हैं, सारी रियल लाइफ चीजों के हिसाब से हम चलेंगे। एंड मेरा एक बोलने का तरीका रहता है फील फैक्टर, अपने को फील फैक्टर पकड़ के चलना है। फील फैक्टर मतलब क्या होता है सर? जीएसटी समझने का एक लॉजिक। ओके, सो ये मैं बहुत बोलूंगा, और दूसरा मैं बहुत बोलूंगा स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग। जीएसटी के अंदर यू नीड स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग, एक्साइट होके कंक्लूजन्स नहीं निकालने, एक एक चीजें समझनी है। करेंगे इन सब चीजों को हम इनकलकेट करेंगे इन द नेक्स्ट 2 मंथ्स। सो दिस इज अ मैन्युफैक्चरर, ठीक है, ये एक मैन्युफैक्चरर है, ये राजू एक डिस्ट्रीब्यूटर है, श्याम एक रिटेलर है, और कंज्यूमर है अनुराधा जी। ठीक है, तो हेरा फेरी की मूवी हम चलाने वाले हैं। अब बाबूराव मैन्युफैक्चरर ने क्या किया, उसने अपना एक कॉस्ट इनकर किया। दिस इज द फर्स्ट पर्सन इन द सप्लाई चेन, फर्स्ट पर्सन इन द सप्लाई चेन। तो इन्होंने अपना कॉस्ट इनकर किया 1 लाख रुपीज का, और जिसके ऊपर उन्होंने जीएसटी लगाया 18%, लेट से 18,000 रुपीज का। तो टोटल पेमेंट कितना किया बाबूराव ने? 18,000, क्योंकि उसके पास कोई भी आईटीसी नहीं है, जो भी लगा वो पे कर दिया। ठीक है, वी विल इग्नोर दिस मेथड फॉर नाउ, अभी एक मेथड से सॉल्व करते हैं। अब राजू के लिए कॉस्ट कितनी बनी? राजू के लिए कॉस्ट 1,18,000 बनेगी या 1 लाख बनेगी? सर 1 लाख बनेगी ना, 18,000 क्यों बनेगी? 18,000 का तो क्रेडिट मिल जाएगा। अगर मैं आपको बोलता हूं कि सर आपको 18,000 का क्रेडिट मिलने वाला है, तो आपके लिए अभी कॉस्ट कितनी बनी? 1 लाख बनी ना। तो राजू के लिए कॉस्ट बनी 1 लाख, उसने अपना प्रॉफिट परसेंटेज ऐड किया 11,200, मतलब ये भी तो कमाएगा ना। 1 लाख तो इसने पे कर दिया, इसकी कमाई क्या है? इसने अपना प्रॉफिट परसेंटेज ऐड किया, वो बना 11,200, टोटल कॉस्ट बनी 1,11,200। अब राजू ने इसके ऊपर 18% का जीएसटी लगाया, 1,11,200 इंटू 18%, इन्होंने 20,016 रुपीज का जीएसटी लगाया। अब जब हमारा राजू निर्मला ताई को पेमेंट करने के लिए गया, जब हमारा राजू निर्मला ताई को पेमेंट करने के लिए गया, तो उसने बोला निर्मला ताई दिस इज द ग्रॉस जीएसटी जो मुझे पे करना है, लेकिन 18,000 का तो मैंने क्रेडिट लिया है, 18,000 का तो मैंने क्रेडिट लिया है, तो वो मैं कट कर दूंगा, और मैं नेट पेमेंट आपको कर दूंगा 2,016 रुपए की, 2,016 रुपीज की। ओके, यहां तक क्लियर है? आईटीसी मिल गया है 18,000 का, यस। चलो नेक्स्ट, अब शाम को इसने बेचा, राजू ने शाम को बेचा, रिटेलर को बेचा। अब रिटेल वाले के लिए कॉस्ट कितनी बड़ी? विल इट बी 1,11,200 और विल इट बी 1,11,200 प्लस 20,000? सर क्यों करोगे 20,000 प्लस? 20,000 का शाम क्रेडिट ले लेगा, 20,016 रुपीज का शाम आईटीसी का क्रेडिट ले लेगा, तो इसके लिए कॉस्ट कितनी बनी? 1,11,200। फिर शाम भी तो अपनी कमाई करेगा, लेट्स से शाम ने अपनी कमाई करी है 24,640, 1,11,000 तो उसका गया राजू को, उसके बाद उसकी कमाई टोटल बना 1,35,840। अब इस 1,35,000 के ऊपर जीएसटी कितना पड़ेगा? 18%। इसके ऊपर जीएसटी कितना पड़ेगा? 18%, दैट इज 24,451.2।
समझ में आया? अब जब शाम जीएसटी को पेमेंट करने जब शाम अपना जीएसटी का पेमेंट करने जाएगा ताई को, तो वो क्या बोलेगा कि ताई मेरा टोटल जीएसटी बनता है इतना, लेकिन मैंने भी तो क्रेडिट लिया है, मैंने क्रेडिट लिया है 20,000 का, 20,016 रुपीज का, क्योंकि वो क्रेडिट में जाएगा, मैं भी तो बिजनेस कर रहा हूं, तो मैं उसको सेट ऑफ करके आपको पेमेंट कर दूंगा, माइनस करके 4,435.2 का पेमेंट निर्मला ताई को किया जाएगा। और शाम ने किसको बेचा? कंज्यूमर को, दैट इज अनुराधा को। अब ध्यान से सुनना, क्या अनुराधा यहां पे आईटीसी लेने वाली है? आईटीसी का कंडीशन क्या रहता है कि आप एक रजिस्टर्ड पर्सन हो जीएसटी के अंदर, आप बिजनेस के चलते कोई चीज खरीदते हो तो आप आईटीसी ले लो। कंज्यूमर है, ये कंज्यूमर जीएसटी में रजिस्टर्ड होगी क्या? आंसर इज नो। और अगर कल को जीएसटी में रजिस्टर्ड भी हुई, लेट्स से समवन इज रजिस्टर्ड, बट अगर आप उसको बिजनेस के लिए बाय नहीं कर रहे हो तो आपको क्रेडिट नहीं मिलता साहब। आपको क्रेडिट तभी मिलेगा जब आप उसको बिजनेस के अंदर परचेज करते हो। इट्स योर बिजनेस असेट, इट्स योर बिजनेस परचेज, आई शुड से। ठीक है, तो क्या अनुराधा जी को इसका आईटीसी का क्रेडिट मिलेगा? आंसर इज नो। तो अनुराधा के लिए कॉस्ट कितनी बनेगी? ध्यान से सुनना, 135,840 प्लस जीएसटी। यहां पे जीएसटी का क्रेडिट नहीं मिलेगा तो जीएसटी भी कॉस्ट का पार्ट बनेगा। तो यू एडेड 135,840 प्लस 24,451.2, दैट इज टोटल 160,291.2। ये टोटल कॉस्ट बनेगी अनुराधा की। आप समझ पा रहे हैं इस चीज को? समझ में आया आपको ये बात? ये जब जीएसटी का आईटीसी नहीं मिलेगा, दिस इज द रियल रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट। जब आईटीसी क्रेडिट मिलता है तब निर्मला ताई की कोई कमाई नहीं हो रही, क्योंकि एक जगह से जीएसटी मिला, दूसरी जगह उसका क्रेडिट गया, एक जगह से जीएसटी मिला, दूसरी जगह उसका क्रेडिट गया। तो हियर एक्चुअली देयर इज नो अर्निंग फॉर गवर्नमेंट। द रियल अर्निंग ऑफ गवर्नमेंट हैपेंस ओनली एंड ओनली व्हेन द सामने वाला रेसिपिएंट इज नॉट टेकिंग द आईटीसी। तो इस स्टेज पे निर्मला ताई की असली कमाई हो रही है, क्योंकि कंज्यूमर यहां पे आईटीसी नहीं ले रहा। तो टोटल टैक्स कितना बॉर्न किया अनुराधा जी ने? 24,451.2। नाउ अब मुझे एक बात बताना, टोटल गवर्नमेंट को पेमेंट कितना हुआ? टोटल गवर्नमेंट को पेमेंट कितना हुआ? आप ऐड करना स्टार्ट करो। 18,000 प्लस 2016 प्लस 2016 प्लस 4435.2 प्लस 4435.2, ये टोटल कितना बना? 24,451। ये टोटल कितना बना? 24,451.2। और वही तो ये वाली फिगर आई है, यही तो फिगर आई। अब इसको मैं आपको दूसरे तरीके से कैलकुलेट करके दिखाता हूं, वैल्यू एडिशन पॉइंट ऑफ व्यू से। पे अटेंशन, बाबू राव ने कितना वैल्यू एड किया? 1 लाख का, तो 1 लाख के ऊपर 18% का जीएसटी, 18,000। नेक्स्ट, राजू ने कितना वैल्यू एडिशन किया? राजू ने जो वैल्यू एडिशन किया है वो 11,200 का, मतलब उसने कितना वैल्यू एड किया, उसने कितना प्रॉफिट अर्न किया? 11,200 का अगर आप जीएसटी निकालेंगे 2016। और शाम ने कितना प्रॉफिट अर्न किया? 24,640 का 18% करेंगे 4,435। इन तीनों का टोटल भी आपका मैच हो जाएगा 24,451.2। तो इस पूरे चेन के अंदर, इस पूरी सप्लाई चेन के अंदर टोटल गवर्नमेंट की कमाई कितनी हो रही है? 24,451.2। लेकिन ये कमाई कब हो रही है? आई एम नॉट आस्किंग कितनी, नाउ आई एम आस्किंग कब हो रही है। वो तभी हो रही है जब वो फाइनल कंज्यूमर को सेल किया जा रहा है, क्योंकि वहां पे आईटीसी इन्वॉल्व नहीं है। जब आईटीसी नहीं होगा, दैट्स द रियल रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट। तो लास्ट वाली ट्रांजेक्शन का अगर आप टोटल जीएसटी चेक करेंगे, वो भी मैच हो जाएगा। 3 वे मैचिंग मैंने आपको दिखाई है, एक लास्ट वाली ट्रांजैक्शन का जीएसटी, एक टोटल अगर आप पेमेंट्स निकालोगे तो उसका जीएसटी, और एक वैल्यू एडिशन का जीएसटी। हर तरीके से आंसर आएगा 24,451.2, क्योंकि इस सप्लाई चेन के अंदर वैल्यू एडिशन कितने का हो रहा है? वैल्यू एडिशन हो रहा है 1 लाख प्लस 11,200 प्लस 24,640, दैट इज तीनों बिजनेस वालों की कमाई, और उस कमाई के ऊपर का जीएसटी अगर आप ऐड करोगे तो वो बनेगा 24,451.2। ये आईटीसी के वजह से ही हमारा वैल्यू एडिशन टैक्स हो पाया, वरना तो टोटल टैक्स हो जाता। अगर कहीं पे लेट्स से राजू को यहाँ पे क्रेडिट नहीं मिलता तो वो अपनी कॉस्ट कितनी बनाता? वो अपनी कॉस्ट 1,18,000 बनाता, और फिर इसके ऊपर जीएसटी लगता, तो 18,000 के ऊपर भी तो जीएसटी लग गया। दिस इज नोन एज कैस्केडिंग इफेक्ट, टैक्स पे टैक्स, जो कि गलत है। किसी भी रेजिम के अंदर टैक्स पे टैक्स नहीं लगना चाहिए, दैट इज रॉन्ग फॉर द कंज्यूमर। उससे इन्फ्लेशन मतलब कॉस्ट बढ़ जाएगा अननेसेसरीली। समझ में आ रहा है? इज इट क्लियर? ये वही एग्जाम्पल है जो आपके मटेरियल में थोड़ा सा अलग मैनर में दिया है, मैंने उसको थोड़ा अलग मैनर में शो किया है। चलो अब बात करते हैं सर हमारे थोड़ी सी डेफिशिएंसीज ऑफ जीएसटी की, कि सर प्रॉब्लम क्या था।
पुराना वाला टैक्सेशन के अंदर प्रॉब्लम क्या था सर? प्रॉब्लम थे, काफी सारे थे। एक था डबल टैक्सेशन, कुछ चीजों पे दो बार टैक्स लग रहा था। कैसे? फॉर एग्जाम्पल सॉफ्टवेयर के ऊपर सर्विस टैक्स भी लग रहा था और सॉफ्टवेयर के ऊपर वैट भी लग रहा था। सॉफ्टवेयर एक बनाने के लिए उसको सर्विस की तरह भी टैक्स किया जा रहा था, और जब वो लेट से सेल किया जा रहा है सीडी के फॉर्म में, पेनड्राइव के फॉर्म में, या किसी हार्डवेयर के फॉर्म में, तो फिर हम उसको बोलते थे ये तो गुड्स का सेल भी है। देखो पुराने जमाने में टैक्स क्या क्या होते थे? मेजर वैट होता था, सर्विस टैक्स होता था, ठीक है, एक्साइज होता था, और एक सीएसटी आपने सुना होगा, सेंट्रल सेल्स टैक्स। मैं इसका जस्ट ब्रीफ दे रहा हूं आपको। वैट लगता था आपका इंट्रा स्टेट सेल में, मतलब आप जब आप एक ही स्टेट के अंदर सेल करते हो गुड्स को, ओके। उसके बाद क्या था? सर्विस टैक्स, वो तो सर सर्विस के ऊपर लगता था। एक्साइज क्यों टैक्स करता था? एक्साइज का जो टैक्सेबल इवेंट था दैट वाज मैन्युफैक्चरिंग, वो मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर टैक्स लगता था। और सीएसटी क्यों लगता था? जब आपका इंटरस्टेट सेल होता था, इंटरस्टेट, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट बदल रही है तो वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट ये कलेक्ट करवाती थी सीएसटी थ्रू स्टेट। तो लेवी सेंट्रल कर रही है लेकिन स्टेट कलेक्ट करता था, ठीक है। ये जस्ट एक बेसिक आइडिया आपको दे रहा हूं। तो जब सॉफ्टवेयर सेल हो रहा था तो टैक्सेबल इवेंट दो तरीके से ट्रिगर हो रहा था, वैट वाला भी और सर्विस टैक्स वाला भी। टैक्सेबल इवेंट क्या होता है? टैक्सेबल इवेंट इज विच गिव्स राइज टू टैक्स कॉन्सिक्वेंस। तो वहां पे वैट का भी ट्रिगर हो रहा था, सर्विस टैक्स का भी ट्रिगर हो रहा था, एंड पीपल हैड एक्सेप्टेड द सिचुएशन। पीपल वर ओके कि भैया ये ऐसा ही हो रहा है। लिटिगेशन भी चलता था, मतलब बहुत बेकार हो गया था सिस्टम, तो डबल टैक्सेशन हो रहा था, ओके। अपार्ट फ्रॉम दैट आईटीसी के इश्यूज थे। अभी आईटीसी के इश्यूज क्या थे जरा ध्यान से सुनना। आईटीसी के इश्यूज क्या थे? एक टैक्स सेंटर का है, एक टैक्स स्टेट का है, तो एक दूसरे का क्रेडिट नहीं मिलता था। एग्जाम्पल, मैंने कोई गुड्स मैन्युफैक्चर करे और उसके ऊपर मैंने 1000 का असेसेबल वैल्यू आया, जिसके ऊपर मेरा एक्साइज ड्यूटी लगने वाला है लेट्स से 12.5%। कितना? 12.5% का मेरा एक्साइज लगने वाला है। तो ये लग गया मेरा 125। ये एक्साइज किसको गया? ये लेट्स से ये सेंट्रल एक्साइज है। स्टेट एक्साइज अलग होता था, लेट्स से ये सेंट्रल एक्साइज है, तो ये किसके पास गया? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास गया। तो टोटल वैल्यू कितनी बनी? 1125। अब जब वैट लगाना होता था ना, तो वैट की असेसेबल वैल्यू बनती थी 1125। दिस इज रॉन्ग, दिस इज अगेन कैस्केडिंग इफेक्ट। इसकी कॉस्ट कितनी बननी चाहिए थी? 1000 के ऊपर आपको वैट लेना चाहिए था, लेकिन वैट कितने के ऊपर लग रहा था? 1125 के ऊपर, मतलब आप 125 के एक्साइज के ऊपर भी वैट लगा रहे हो। तो वैट उसके ऊपर लग गया 1125 के ऊपर 14.3%, और टोटल इनवॉइस वैल्यू बन गई। आप मुझे एक बात बताओ, क्या ये सही है? 125 के ऊपर भी तो आप वैट लगा रहे हो। आपने टैक्सेबल वैल्यू फॉर वैट क्या लेनी चाहिए थी? 1000 लेनी चाहिए थी, ऐसा हो नहीं रहा था, 1125 लिया जा रहा था, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, गलत है ये साहब। मैं टैक्स के ऊपर टैक्स पे कर रहा हूं, अननेसेसरी ये प्राइस इन्फ्लेटेड आ रही है। अगर 1000 के ऊपर आपने लिया होता, 1000 के ऊपर अगर आपने मेरे से 14.3% लिया होता, और फिर मैं उसके ऊपर 125 का एक्साइज ड्यूटी भी लगा देता, मतलब टोटल मेरे टैक्सेस अगर होते उस तरीके से, तो दिस वुड हैव बीन 1268, जो कि करंटली अब लग रहा है 1285। दिस वाज अगेन अ प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम क्या हो रही थी सर? सेंट्रल और स्टेट के आपस में बीच में क्रेडिट नहीं दे रहे थे साहब। सेंट्रल गवर्नमेंट को जो पैसा मिल रहा है उसका क्रेडिट स्टेट गवर्नमेंट को नहीं मिल रहा था। तो जब स्टेट गवर्नमेंट वैट लगाता था तो वो एक्साइज के ऊपर भी वैट लगा देता था, जो कि गलत है। सी, सेनवैट सेंट्रल एक्साइज का एंड स्टेट लेवल वैट वर एसेंशियली वैल्यू एडिशन टैक्सेस, सेट ऑफ वन अगेंस्ट द क्रेडिट ऑफ अनदर वाज नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि सेनवैट सेंट्रल गवर्नमेंट ले रही है और स्टेट लेवी वैट स्टेट गवर्नमेंट ले रही है। तो स्टेट गवर्नमेंट कहती थी कि हम आपको एक्साइज का क्रेडिट क्यों दे, ये तो सेंटर को गया है, आप इसके ऊपर भी लगाओ वैट, हम इसका क्रेडिट नहीं देंगे आपको हमारी वैट लगाते वक्त। तो प्रॉब्लम ये हो रहा था, एक के लिए कोई और अथॉरिटी, एक के लिए कोई और अथॉरिटी है। उसके बाद नंबर ऑफ टैक्सेस थे, नंबर ऑफ टैक्सेस अपार्ट फ्रॉम वैट थे, तो एक ट्रांजैक्शन के ऊपर 5 टैक्स लग रहे हैं। वैट भी लग रहा है, लग्जरी टैक्स भी लग रहा है, एंटरटेनमेंट टैक्स भी लग रहा है, लोकल टैक्सेस भी लग रहे हैं। इट इज नॉट गुड। एक टैक्स लगाओ ना, सिंप्लीफाई करो चीजों को। अब सुनना, कैस्केडिंग इफेक्ट तो मैंने आपको बता दिया है, सर्विस के केस में भी लगता था, क्योंकि सर्विस टैक्स सेंटर के पास जाता था, वैट किसके पास जाता था? स्टेट गवर्नमेंट के पास। तो सॉफ्टवेयर का एग्जांपल दिया, रेस्टोरेंट में भी डबल टैक्स होता था। सीएसटी तो एक अलग ही कहानी थी भाई साहब, सीएसटी तो एक अलग ही कहानी थी। सीएसटी वाज नॉन वेटेबल। नॉन वेटेबल कैसे? ध्यान से सुनना। देखो, लेट्स से इसी एग्जांपल को मैं बना रहा हूं। अ डीलर इन दिल्ली परचेजेस गुड्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरर इन पंजाब फॉर 1000 + 20। सिंपल, ध्यान से सुनना। पंजाब में एक डीलर है, ठीक है, और एक परचेजर है दिल्ली का,
इस दिल्ली के परचेजर ने कुछ खरीदा है आइटम, और ये आइटम खरीदा इसने कितने में, 1000 प्लस ₹20। ठीक है, 2% CST। सर CST क्यों लगा इस केस में? CST इसलिए लगा क्योंकि ये इंटरस्टेट में जा रहा है। CST क्यों लगा? क्योंकि ये इंटरस्टेट के अंदर जा रहा है। तो पंजाब से दिल्ली में जब सेल हो रहा था तो ये CST टैक्स लग रहा था, वैट नहीं लग रहा था। वैट लगता है इंट्रा में। ठीक है, अब कल को ये दिल्ली का जो आदमी है, ये आगे गुड्स दिल्ली में ही लेट से सेल कर रहा है और 1200 रुपीज, तो दिल्ली से दिल्ली में सेल हुआ तो वैट लगेगा, वैट लगेगा, सिंपल। अब इसके ऊपर लेट से वैट की लायबिलिटी आई, वैट की लायबिलिटी आई और वो टोटल वैट बना 150। अब नॉर्मल टैक्सेशन में ये दिल्ली वाला आदमी क्या कहेगा कि मैंने 150 का टैक्स पे करना है। अभी छोड़ो टैक्स के नाम, छोड़ो, एक जनरल समझो कि मेरे को 150 का टैक्स पे करना है और मैंने 20 रुपए का टैक्स पे किया है। किसको क्या, 2 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। तो एक नॉर्मल बिजनेस वाला आदमी क्या कहेगा कि आप मुझे 20 का रिडक्शन दो ना, आप मुझे इसको 130 का पेमेंट करने दो ना। गवर्नमेंट ने मना कर दिया कि ये 20 का रिडक्शन नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा बताओ? क्योंकि ये जो वैट है ये दिल्ली गवर्नमेंट के पास जा रहा है और ये जो 20 है ये सेंटर के पास गया है थ्रू पंजाब गवर्नमेंट। तो दिल्ली गवर्नमेंट कहती है जो पैसा मुझे मिला ही नहीं उसका क्रेडिट कैसे देंगे, वो 20 आपको माइनस कैसे करने देंगे। तो दिल्ली गवर्नमेंट कहेगी मुझे 150 का ही पेमेंट चाहिए, मुझे 130 का पेमेंट चाहिए ही नहीं, मुझे 150 चाहिए। क्योंकि अगर आपने 130 का किया तो ये 20 रुपए का दिल्ली गवर्नमेंट के लिए नुकसान है, क्योंकि ये 20 रुपए जिसका क्रेडिट आप मांग रहे हो वो दिल्ली गवर्नमेंट को मिला ही नहीं है जनाब, वो गया है सेंटर के पास थ्रू पंजाब गवर्नमेंट। अब आपको आई थिंक बेसिक समझ में आ रहा होगा कि प्रॉब्लम्स क्या क्या आ रहे थे। दिस इज द वे, एक हमने अच्छा बेस बनाया। ओके, अब आगे के जो थोड़ी प्रोसीजरल चीजें हैं वहां पे मैं आपको जस्ट मेन मेन बातें बताऊंगा, क्योंकि आज का जो मुझे टाइम लगाना था इस लेक्चर का वो मेरे को फाउंडेशन पे लगाना था। वैट कैसे चलता है, प्रॉब्लम्स क्या थे, वो आपका बन गया है। अब बैलेंस कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस वगैरह में आई विल जस्ट फोकस ऑन द सब्सटेंशियल पोर्शन। ठीक है, चलो। जीएसटी ने भी ना सारी चीजें सॉल्व नहीं करी है, थोड़ी बहुत चीजें ही सॉल्व करी है। ओके, कुछ प्रॉब्लम्स अभी भी है, टैक्स ऑन टैक्स अभी भी लगता है, वैल्यूएशन के अंदर आपको समझ में आएगा। सो फ्रेमवर्क ऑफ जीएसटी, अब क्या है हमारे इंडिया में ड्यूअल जीएसटी मॉडल आ गया। ड्यूअल जीएसटी मतलब कोई भी ट्रांजैक्शन, एनी ट्रांजैक्शन दैट हैपेंस, दो गवर्नमेंट अर्न करेंगी, सेंटर भी अर्न करेगा और एक स्टेट गवर्नमेंट भी अर्न करेगी। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट अर्न करेगी? जहां पे कंजम्पशन हो रहा है। कंजम्पशन हो रहा है मतलब प्लेस ऑफ सप्लाई कहां पे हो रहा है। प्लेस ऑफ सप्लाई आपका चैप्टर नंबर 4 में टकाटक करा के दूंगा। ठीक है, तो जहां पे भी प्लेस ऑफ सप्लाई हो रहा है वहां पे उस स्टेट गवर्नमेंट को पैसा मिलेगा। ठीक है, चलो। अब हमारे टैक्सेस कौन कौन से टाइप के आते हैं, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन क्या होता है, एक होता है इंटर और एक होता है इंट्रा। ठीक है, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, प्लेस ऑफ सप्लाई में ये और डिटेल में आएगा। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस, वन इज इंटर एंड वन इज इंट्रा। वन इज इंट्रा एंड वन इज इंटर। नाउ अंडरस्टैंड, इन एनी ट्रांजैक्शन देयर आर 3 इंग्रेडिएंट्स। ध्यान से सुनना, एक नई बात आपको हो सकता है आज पता चले। एक होता है सप्लायर का लोकेशन, लोकेशन ऑफ सप्लायर। एक होता है लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट और एक होता है आपका प्लेस ऑफ सप्लाई। प्राइमरीली, आई एम सेइंग प्राइमरीली, टू डिटरमिन द नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन फॉर इंटर और इंट्रा, these 2 factors are relevant, लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर आपका लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई एक ही स्टेट में हो जाते हैं या एक ही यूनियन टेरिटरी में हो जाते हैं तो इसको बनाया जाता है इंट्रा ट्रांजैक्शन। इंट्रा मतलब स्टेट के अंदर ही, और यहां पे लगता है सीजीएसटी और एसजीएसटी या फिर यूटीजीएसटी। सर एसजीएसटी और ये क्या अलग अलग है? सीजीएसटी तो अपनी सेंटर की कमाई हो जाएगी और एसजीएसटी या फिर यूटीजीएसटी डिपेंडिंग कि वो एक स्टेट है या वो यूनियन टेरिटरी है, तो वहां पे लगेगा उसका 50% पोर्शन। तो अगर 18% का जीएसटी है और इंट्रा ट्रांजैक्शन है तो इट विल बी 9 and 9%। ठीक है, लेकिन अगर सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई अलग अलग स्टेट्स में हो जाते हैं, अगर अलग अलग स्टेट्स में हो जाते हैं या अलग अलग यूटीज में हो जाते हैं या फिर 1 स्टेट एंड 1 यूटी में हो जाता है, तो दैट ट्रांजैक्शन इज नोन एज इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन, जहां पे क्या लगेगा? आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स सर्विस टैक्स। सर आईजीएसटी किसके पास जाता है? आईजीएसटी जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। तो सर आप तो बोल रहे थे दोनों की कमाई होगी, सुनो ना, कहानी का खत्म कर रहा हूं। सेंटर के पास जाएगा लेकिन बाद में शेयरिंग हो जाएगी 50% की, किसके साथ? रेलिवेंट स्टेट गवर्नमेंट के साथ। रेलिवेंट स्टेट गवर्नमेंट मतलब जहां पे अल्टीमेटली प्लेस ऑफ सप्लाई होके उसका कंजम्पशन हो रहा है। तो चाहे आज
आईजीएसटी लग के सेंटर के पास जाए या चाहे आज ही 50-50% जाए, अल्टीमेटली द अर्निंग विल बी ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट बिकॉज अवर जीएसटी इज ड्यूअल बेस्ड जीएसटी है। अब सर आप ऐसा बोल रहे हो कि यही दोनों मैटर करेंगे ना, लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई आर रेलिवेंट। नहीं, मैं बोल रहा हूं एक जगह लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट भी आएगा, लेकिन आज वो टाइम नहीं है। प्लेस ऑफ सप्लाई में मैं आपको कराऊंगा डिटेल के अंदर, आज थोड़ा सा हेवी हो जाएगा, बट कई बच्चे ऐसा सोचते हैं कि इसका कोई रेलिवेंसी नहीं है टू डिटरमिन द नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन। दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा प्लेस ऑफ सप्लाई के अंदर, तो बेसिक इंटर आपको पता होना चाहिए। चलो अब एक और चीज, व्हेन आई से स्टेट, इन स्टेट के अंदर 3 यूनियन टेरिटरीज को भी गिनना है आपको जिनका खुद का लेजिस्लेचर है, दैट इज दिल्ली, जम्मू कश्मीर एंड पुडुचेरी। ये 3 जो है ये टेक्निकली यूनियन टेरिटरीज है, लेकिन जीएसटी के लिए आप इसको स्टेट के अंदर इंक्लूड करेंगे। दिस हैज बीन डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल, दिस हैज बीन डिफाइंड इन द डेफिनेशंस ऑफ जीएसटी एज वेल। तो इनको आपको स्टेट मानना है। इसका इंप्लीकेशन क्या बनेगा, अगर इन 3 टेक्निकल यूनियन टेरिटरीज में कोई इंट्रा ट्रांजैक्शन हो जाता है तो आप इसको बनाओगे सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी के फॉर्म में, ना कि यूटीजीएसटी। तो वो गलती मत करना। ठीक है, एचएसएन और एसएससी ये अगेन आएगा सब बाद में। हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर एंड सर्विस अकाउंटिंग कोड। एचएसएन होती है पहचान ऑफ गुड्स की, गुड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, और एसएससी होता है सर्विस को आइडेंटिफाई करने के लिए, क्लासिफिकेशन करने के लिए बेसिकली, कि आप सही से क्लासिफाई करो और उसका टैक्स रेट पिक करो। कॉम्पोजिशन स्कीम वगैरह हम आगे करेंगे। अभी क्या है ना, इन्होंने सब चैप्टर्स का मिक्स एंड मैच कर दिया, मैं वैसा नहीं करना चाहता। मैं आपको एक एक ब्रीफ लाइन देता रहूंगा, लेकिन मेरे को इसके डिटेल में अभी नहीं जाना क्योंकि आधा अधूरा काम है अभी। ठीक है, कॉम्पोजिशन स्कीम होती है एक काइंड ऑफ रिलीफ, जिसके अंदर आपको सारी रिटर्न्स नहीं फाइल करनी पड़ती, टैक्स प्रोसीजर थोड़ा इजी हो जाता है। तो दैट इज बेसिकली सेक्शन नंबर 10 ऑफ सीजीएसटी, वो एक कॉम्पोजिशन स्कीम आती है, करेंगे। रजिस्ट्रेशन, हर एक बिजनेस को पहले दिन से जीएसटी नहीं पे करना। ठीक है, आपकी एक लिमिट्स होती है, 10, 20 एंड 40 लाख की एक लिमिट आती है। अगर वहां पे आप डिपेंडिंग आपके क्या कंडीशन है, प्लस एक कंपलसरी रजिस्ट्रेशन भी आता है। कंपलसरी रजिस्ट्रेशन मतलब रिगार्डलेस ऑफ योर टर्नओवर आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। तो सेक्शन 22 to 24 इससे डील करते हैं, करेंगे इसको, अभी जरूरत नहीं है। एग्जेम्पशंस, कभी कभार क्या होता है फॉर द पर्पस ऑफ बेटरमेंट ऑफ वेलफेयर, तो गवर्नमेंट क्या करती है, सारी चीजें कंप्लीट हो रही है, सप्लाई की पैरामीटर सारे कंप्लीट हो रहे हैं, बट स्टिल वहां पे टैक्स नहीं लिया जाता, गवर्नमेंट एग्जेम्पशन करेगी। चलो अब जो नेक्स्ट टॉपिक है सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट, ये इन्होंने खुद भी ना थोड़ा सा ब्रीफली ही बताया है, बिकॉज ये डिटेल में अभी डिस्कशन का टाइम नहीं है, ये आईटीसी में ही करना पड़ेगा व्हेन यू अंडरस्टैंड ऑल द टैक्सेस प्रॉपर्ली। ठीक है, आईटीसी एंड पेमेंट ऑफ टैक्स चैप्टर में ही ये चीजें कवर होती है, बट हम एक काम करेंगे, हम उसको अभी छोड़ेंगे नहीं, वी विल जस्ट कवर इन अ ब्रीफ मैनर ओनली। सी, एक दो चीजें जो आपको ध्यान रखनी है, आपके पास क्रेडिट रहेगा सीजीएसटी का, एसजीएसटी का और आईजीएसटी का। ठीक है, एंड आपको पेमेंट किस चीज का करना है साहब, you have to pay the taxes of CGST, SGST and IGST। ठीक है, एक दो चीजें जो अभी आप समझेंगे फॉर ऑब्वियस रीजंस, CGST और SGST ये आपस में यूज नहीं कर सकते, मतलब आई कैन नॉट यूज CGST क्रेडिट टू पे SGST टैक्स, सिमिलरली आई कैन नॉट यूज SGST क्रेडिट टू पे CGST टैक्स, क्योंकि ये दोनों अलग अलग रेवेन्यू अकाउंट्स में जाने वाले हैं, ये अलग अलग गवर्नमेंट्स के पास जाने वाले हैं, तो आप इन दोनों को आपस में कभी भी सेट ऑफ नहीं कर सकते। आईटीसी ऑफ सीजीएसटी कभी भी एसजीएसटी के लिए नहीं, एंड वाइस वर्सा इज आल्सो ट्रू। बाकी फिर इसका पूरा डिटेल्ड ऑर्डर क्या रहता है, पहले क्या यूटिलाइज करना है, बाद में क्या यूटिलाइज करना है, उसके छोटे छोटे रूल्स है, वो इन्होंने भी अभी नहीं बताया, मैं भी अभी नहीं बताऊंगा, वी विल कवर इट लेटर। अब इसका एक जनरल अंडरस्टैंडिंग लेना स्टार्ट करते हैं, जो इन्होंने हमें एक एग्जाम्पल दिया है। लेट्स से यहाँ पे एक इंट्रा का इन्होंने स्टार्ट किया है सेल, ए ने बी को सप्लाई किया है 10,000 रुपीज का। ठीक है, 10,000 रुपीज के ऊपर सीजीएसटी लगा होगा और एसजीएसटी लगा होगा 9% और 9%। वेरी सिंपल। नाउ नेक्स्ट देखो, बी आगे सी को सेल करेगा। अब बी के लिए कॉस्ट कितनी पड़ेगी, बी के लिए कॉस्ट पड़ेगी 10,000। क्यों, क्योंकि इसका तो वो क्रेडिट ले लेगा, जैसा हमने वो एग्जांपल किया था, 900 एंड 900 का क्रेडिट मिल जाएगा। बी के लिए कॉस्ट पड़ेगी 10,000 एंड लेट से वो अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करेगा, अपनी कमाई 20%। तो बी बेचेगा 12,000 का, और 12,000 पे वो फिर से लगाएगा 9% और 9% का सीजीएसटी और एसजीएसटी। 1080 और 1080 को उसने टैक्स पेमेंट लगाया। अब इस टैक्स पेमेंट के ऊपर, अब ध्यान से सुनना, वो टैक्स एक्चुअल में गवर्नमेंट को कितना पे करेगा, 1080 का उसका सीजीएसटी का ग्रॉस पेमेंट है, लेकिन उसके पास आईटीसी भी तो है, उसके पास आईटीसी भी तो है 900 का। तो अभी आप जस्ट सिंपल चेक करो, सीजीएसटी पे करना है और सीजीएसटी का ही क्रेडिट है, अभी आईजीएसटी इन्वॉल्व ही नहीं है।
तो 1080 में से वो 900 माइनस करेगा, नेट पेमेंट करेगा 180 का। सिमिलरली एसजीएसटी का ग्रॉस पेमेंट है 1080 का, 900 का क्रेडिट माइनस करेगा और नेट पेमेंट करेगा 180 का। हमारे वाले एग्जांपल में हमने हेड्स अभी नहीं लिए थे, यहाँ पे वो हेड्स इन्वॉल्व हो गए, बट क्या फर्क पड़ता है, सीजीएसटी में से सीजीएसटी माइनस करो, एसजीएसटी आउटपुट में से एसजीएसटी का क्रेडिट माइनस करो। अब यहाँ पे गवर्नमेंट की रेवेन्यू कितनी बनी, फर्स्ट लेवल जब ए ने बी को सेल किया तो 900 और 900 मिला, सेकंड लेवल पे 180 और 180 मिला, तो टोटल 1080 एंड 1080। दिस विल ऑल्सो मैच विद दीज फिगर्स डायरेक्टली, दिस विल ऑल्सो मैच विद दीज फिगर्स डायरेक्टली, बिकॉज वी आर अज्यूमिंग कि जो सी को सेल करा गया है दैट इज द फाइनल कंज्यूमर, सी इज नॉट टेकिंग आईटीसी, सी इज नॉट टेकिंग आईटीसी। अगर हम यहीं पे अगर ट्रांजैक्शन को रोकते हैं तो ग्रॉस रेवेन्यू गवर्नमेंट का बनना चाहिए 1080 एंड 1080, जैसा लास्ट अनुराधा वाला ट्रांजैक्शन में आ रहा था, वो हमारा मैच हो गया। तो वन वे इज टू गो बाय इंडिविजुअल पेमेंट्स एंड वन वे इज टू गो बाय वैल्यू एडिशन। तो टोटल वैल्यू एडिशन ए ने 10,000 का किया था और बी ने 2,000 का किया था, तो अगर आप 12,000 का 9% और 9% चेक करेंगे तो वो मैच हो जाएगा। सर इंडिया में हम वैल्यू एडिशन करके टैक्स कलेक्ट करते हैं या हर एक बंदा टैक्स लगाता है और आईटीसी माइनस करता है? वी गो बाय द आईटीसी रूट, क्योंकि इंडिया में देयर आर, किसी भी कंट्री में इतनी सारी ट्रांजैक्शंस हो रही है, इतने सारे लोग इन्वॉल्व है, हर एक का वैल्यू एडिशन कैसे कैलकुलेट करोगे? निर्मला ताई गवर्नमेंट कैसे कैलकुलेट करेगी? तो वो कहते हैं आप सब लोग टैक्स लगाओ और आप सब लोग आईटीसी लेते जाओ, बट वी हैव कंपेयर्ड बाय बोथ द रूट्स, द आंसर इज गोइंग टू मैच। क्लियर? अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इन्होंने एक एग्जांपल लिया है इंटर का। इंटर का देखो, लेट्स से सप्लाई ऑफ गुड्स बाय एक्स ऑफ स्टेट 1 टू ए ऑफ स्टेट 1। तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन इंट्रा लेवल पे हो रही है, इंट्रा लेवल पे 10,000 पे 9% और 9% का जीएसटी लग गया, ठीक है। टोटल वैल्यू ऑफ इनवॉइस बना 11,800, लेकिन सामने वाला इसका आईटीसी ले लेगा, सामने वाला इसका आईटीसी ले लेगा जो कि है हमारा ए। अब क्या हुआ, ध्यान से सुनना, सप्लाई ऑफ गुड्स बाय ए ऑफ स्टेट 1 टू बी ऑफ स्टेट 2, वैल्यू एडिशन इज 20%। वैल्यू एडिशन मतलब खुद का प्रॉफिट, खुद का प्रॉफिट किस में ऐड होता है, कॉस्ट में। ए की कॉस्ट कितनी है, 10,000 या 11,800? 10,000, क्योंकि इसका आईटीसी मिल चुका है 900 और 900 का। तो वो क्या करेगा, 10,000 मैंने, मेरे लिए खर्चा बैठा, मैंने 20% का अपना माल, अपना जो प्रॉफिट है वो ऐड किया, मैं भी तो कमाई करूंगा। 12,000 के ऊपर फिर मैं आईजीएसटी सीधा 18% लगा दूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने किसी और स्टेट वाले को सेल किया है, प्लेस ऑफ सप्लाई कोई और स्टेट बन रहा है, तो 18% विल बी 2160। अब यहाँ पे टोटल गवर्नमेंट को आईजीएसटी कितना पे होगा, 2160, तो मेरा ग्रॉस हो रहा है, लेकिन मैंने आईटीसी भी तो लिया है सीजीएसटी का और एसजीएसटी का। सर क्या मैं सीजीएसटी और एसजीएसटी को आईजीएसटी से सेट ऑफ कर सकता हूँ? आंसर इज यस, आंसर इज यस, लेकिन सीजीएसटी एसजीएसटी और एसजीएसटी सीजीएसटी से नहीं हो सकता। अभी भी पूरा आई हैव नॉट कवर्ड इन डिटेल, अभी भी आईसीए ने आपको अभी इस चैप्टर में ब्रीफ में ही समझाया है, तो मैं भी आपको ब्रीफ ही लेके जा रहा हूं कि आप इसमें से माइनस कर सकते हो। नेट पेमेंट हुआ 360 का, तो टोटल पेमेंट गवर्नमेंट को कितना हुआ, 360 का हुआ, और आपके ये हुए, और आपके 900 और 900 हुए। नाउ प्लीज पे अटेंशन, प्लीज पे अटेंशन। ये वाला जो 900 है ये एसजीएसटी का क्रेडिट था, ये यूटिलाइज हुआ है टू पे आईजीएसटी। मतलब एक पैसा स्टेट गवर्नमेंट के पास गया था, लेकिन उसको मैंने यूटिलाइज करा है, उसको मैंने यूटिलाइज करा है टू पे आईजीएसटी, टू पे आईजीएसटी। अब ध्यान से सुनना, ये पैसा स्टेट गवर्नमेंट के पास गया है, बट उसको यूटिलाइज करा गया है आईजीएसटी पेमेंट करने के लिए। तो जिस चीज के यूटिलाइजेशन के लिए पैसा यूज करा जा रहा है, उस गवर्नमेंट को ट्रांसफर करना पड़ेगा क्रेडिट। स्टेट गवर्नमेंट को पैसा मिला, लेकिन दैट इज यूज टू पे आईजीएसटी, तो उसकी वजह से आईजीएसटी का पैसा कम हो गया। तो स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, स्टेट गवर्नमेंट ये पैसा आईजीएसटी के रेवेन्यू में ट्रांसफर कर देगी। स्टेट गवर्नमेंट को ये क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के पास पैसा तो आया, बट एक्चुअल में जो यूटिलाइजेशन हुआ है क्रेडिट का, उसकी वजह से पैसा कहां कम गया, आईजीएसटी में पैसा कम गया। भाई मेरे पास पैसा आया है, मैं एक स्टेट गवर्नमेंट, आई एम अ स्टेट गवर्नमेंट, बट ये जो क्रेडिट गया, ये क्रेडिट यूटिलाइज हुआ है फाइनली आईजीएसटी के लिए। तो आई एम नॉट द ट्रू हकदार, मैं हकदार नहीं हूं उस पैसे का, आईजीएसटी के लिए यूज करा गया है वो क्रेडिट, तो आईजीएसटी रेवेन्यू अकाउंट में जाना चाहिए। तो सेंटर को मुझे ट्रांसफर करना पड़ेगा, बिकॉज द क्रेडिट यूटिलाइजेशन इज हैपनिंग। तो क्रेडिट इज नॉट एन इनकम, आई टोल्ड यू, जब आईटीसी मिलता है तो वो इनकम नहीं होती, आईटीसी का यूटिलाइज करा जा रहा है फाइनली पेमेंट के लिए, उसको पैसा ट्रांसफर करना पड़ेगा। Now see, in this particular case, let's यहाँ पे क्या होगा, state 1 will transfer SGST credit of 900 utilized in the payment of IGST. Utilize मतलब उसकी वजह से IGST कम पे हुआ, यूटिलाइज करके, तो उस गवर्नमेंट को ट्रांसफर करो जिसका कम पेमेंट हुआ है, वहां पे पैसा जाना चाहिए। नाउ फर्दर दे आर अगेन एक्सटेंडिंग द ट्रांजैक्शन कि B ने लेट्स से सेम स्टेट के अंदर C को सेल किया है 20% वैल्यू एडिशन के साथ।
बी के लिए खर्चा कितना था, 12,000 रुपए का, आईटीसी बचा हुआ मिल गया था, प्लस 20% वो ऐड करेंगे, तो प्लस 20% आपका कितना बनेगा, वो बनेगा 14,400, ठीक है। और 14,400 के ऊपर 9 और 9% का जीएसटी लग जाएगा, क्योंकि इंट्रास्टेट है, इंट्रास्टेट है। अब फाइनली पेमेंट कितना करना है गवर्नमेंट को, 1296 और 1296, 1296 और 1296। लेकिन सर मेरे पास आईजीएसटी का क्रेडिट है ना, सुनो ना, बी के पास ये वाले आईजीएसटी का क्रेडिट है ना 2160 का। अब मैं इसको किससे सेट ऑफ करूं, आप पहले सीजीएसटी से सेट ऑफ करो। वैसे तो सीजीएसटी और एसजीएसटी आप दोनों को कर सकते हो इन एनी ऑर्डर एनी प्रोपोर्शन, बट यहां पे इन्होंने कैसे किया है, पहले सीजीएसटी से सेट ऑफ किया है, तो हम ऐसे फॉलो करेंगे। वैसे आपके पास अनलिमिटेड ऑप्शन रहते हैं, एनी ऑर्डर एनी प्रोपोर्शन आईजीएसटी कैन बी यूज्ड टुवर्ड्स सीजीएसटी एंड एसजीएसटी पेमेंट। तो इन्होंने पहले 1296 पूरा हटा दिया, 1296 पूरा हटा दिया, तो कितना बचेगा, 2160 माइनस 1296, दैट विल स्टे एज 864। उसके बाद 864 उन्होंने एसजीएसटी में से माइनस किया और नेट 430 स्टेट गवर्नमेंट को पे किया। अब यहां पे क्या हो रहा है, ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से, एकदम ध्यान से, आईजीएसटी का क्रेडिट इज यूटिलाइज टू पे एसजीएसटी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, आईजीएसटी के अकाउंट से उस पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट को जहां पे भी ये रजिस्टर्ड होगा उसको ट्रांसफर करेगी 864 रुपीज, क्योंकि उस आईजीएसटी के क्रेडिट की वजह से स्टेट गवर्नमेंट का 864 का कलेक्शन कम हुआ, उसकी वजह से पैसा कम मिला। सो सेंट्रल गवर्नमेंट विल ट्रांसफर आईजीएसटी ऑफ 864 यूटिलाइज्ड इन द पेमेंट ऑफ एसजीएसटी टू द इंपोर्टिंग स्टेट, स्टेट 2, जहां का वो आदमी है, ठीक है। अब इन्होंने जस्ट क्या किया है, उसी टेबल को दोबारा बनाया है कि नेट रेवेन्यू कितना कितना गवर्नमेंट को मिल रहा है। फर्स्ट ट्रांजैक्शन पे 900 मिला, सेकंड वाली ट्रांजैक्शन में जो है वो नेट 360 मिला। अब ये जो 900 का ट्रांसफर है, दिस इज द यूटिलाइजेशन ऑफ क्रेडिट। स्टेट गवर्नमेंट को जो 900 मिला था उसका पैसा यूज हुआ है टू पे आईजीएसटी, तो वो 900 यहां से ट्रांसफर कर दिया। फिर सेकंड वाली ट्रांजैक्शन में 432 और 864, ये सब यहां से आ रहा है, 432 और 864 ये ट्रांसफर हो रहा है, 864 का ट्रांसफर है, और 432 का नेट पेमेंट स्टेट नंबर 2, बिकॉज दिस इज 432 स्टेट गवर्नमेंट। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपको लग रहा होगा, लेकिन है नहीं, सिंपल दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। मेरे पास अगर कोई क्रेडिट आता है, सपोज मेरे पास स्टेट, मैं हूं एक स्टेट गवर्नमेंट एंड मेरे पास एक क्रेडिट आया है, मतलब मेरे पास पैसा आया है, तो मैंने क्रेडिट दिया एसजीएसटी का, क्योंकि मेरे पास पैसा आया। अल्टीमेटली वो पैसा यूज हो रहा है सेंटर की पेमेंट करने के लिए, then I am not the true हकदार ऑफ दैट मनी ना, सेंटर इज द हकदार, क्योंकि उसकी पेमेंट के लिए वो क्रेडिट यूज हुआ, तो वो पैसा जो मेरे पास आया था मैं सेंटर को ट्रांसफर कर दूंगा। ये तो बस उन्होंने टेबल को रिकैप्चुलेट किया है इंडिविजुअल ट्रांजैक्शंस के साथ कि नेट कितना पेमेंट किसने कितना कितना अर्न किया। तो आप फाइनली देखोगे 1296 एंड 1296, हेंस आई सेड एनी टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन गाइस, एनी टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन अल्टीमेटली 50-50% अर्निंग होने वाली है। आप सारी ट्रांजैक्शंस का ये टेबल खुद बना के एक बार ट्राई करो, क्योंकि जब तक एक बार खुद नहीं करोगे समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये देखो 1296 और 1296, और ये फिगर कैसे आई, आप सबका वैल्यू एडिशन निकालो। पहले वाले ने वैल्यू एडिशन किया था 10,000, दूसरे वाले ने 2,000, तीसरे वाले ने 12,000 का 20% किया था 2,400। इस सब के ऊपर आप अगर 50-50% मतलब 9 और 9% का जीएसटी निकालो तो आपका मैच हो जाएगा आंसर, प्लस 2,400 टोटल बनेगा 14,400, 9%। देखो 1296 और 1296, हेंस प्रूव्ड दैट अल्टीमेटली तीनों का मिला के, तीनों भाइयों का, तीनों सप्लायर्स का ट्रांजैक्शन का अगर आप ऐड करोगे वैल्यू एडिशन, उसका 9% और 9% आपका मैच हो जाएगा। अब इंडिविजुअली हर एक ट्रांजैक्शन में क्रेडिट आ रहा है, तो फिर वो क्रेडिट का एडजस्टमेंट आपको यहाँ पे 2 बार करना पड़ा, क्योंकि यूटिलाइजेशन उस तरीके से हो रहा है। अगर आपने यहाँ पे गलती कर दी तो आपका फाइनल 50-50% बनेगा ही नहीं। थियोरिटिकली, प्रैक्टिकली थोड़ी चीजें अलग हो जाती है, बट थियोरिटिकली यस, योर 50-50% अर्निंग विल शो, चाहे इट इज अ इंट्रा ट्रांजैक्शन, चाहे इट इज एन इंटर ट्रांजैक्शन। क्लियर है बात। अब सर इसमें स्टेट 2 ही क्यों गया, स्टेट 1 क्यों नहीं गया? अरे क्योंकि स्टेट नंबर 2 में वो कंज्यूमर है, स्टेट नंबर 2 में वो कंज्यूमर है भाई। अल्टीमेटली इट्स अ कंजम्पशन बेस्ड टैक्स। स्टेट 1 तो बीच में ऐसे ही आया, स्टेट 1 में तो एक बिजनेसमैन था, कंज्यूमर नहीं था, तो स्टेट 1 को कोई रेवेन्यू नहीं मिलेगा, स्टेट नंबर 1 में कोई रेवेन्यू नहीं मिलेगा, वो तो सिर्फ एक बिजनेसमैन था। अगर आज मैं पुणे में हूं, महाराष्ट्र में, एंड आई एम अ बिजनेसमैन, आई एम नॉट अ कंज्यूमर, तो मेरी गवर्नमेंट को कोई अर्निंग नहीं होने वाली। आई एम सप्लाइंग द गुड्स इन दिल्ली फाइनली, तो दिल्ली गवर्नमेंट को अर्निंग मिलेगी, दिल्ली गवर्नमेंट को पैसा मिलेगा। दिस शोज द कंप्लीट ट्रांजैक्शन। इससे आपको थोड़ा आइडिया लगेगा कि कैसे ट्रांजैक्शंस वर्क करती है। उसके बाद जीएसटी पोर्टल में ज्यादा कुछ लोड नहीं है। बेसिकली जीएसटी पोर्टल पे क्या होता है, आपका सारा कम्युनिकेशन होता है, जिसको कहते हैं जीएसटीएन, है ना, जीएसटी पोर्टल
GSTN जो नेटवर्क रहता है, और उसके अंदर जो आप रजिस्ट्रेशन वगैरह लेते हो वो बनता है आपका GSTIN, आइडेंटिफिकेशन नंबर 15 डिजिट वगैरह। वो सब अपन रजिस्ट्रेशन चैप्टर में भी करेंगे, ये जस्ट उन्होंने हल्का सा आपको हिंट दिया है। नेक्स्ट पे चलते हैं सर, GST सुविधा सर्विस प्रोवाइडर्स, और ये होते हैं एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर्स। बेसिकली to help the clients with the filing of the returns, with the all the functions on the GSTN, तो ये उसके बीच में लिंक होता है। और ये जो एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर है, जैसे जो भी टैक्स पेयर का डेटा रहता है, जो भी टैक्स पेयर के सिस्टम्स रहते हैं, वर्सेस जीएसपी के बीच में ये लोग एक इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं ताकि डेटा प्रॉपरली जिस फॉर्मेट में चाहिए उस फॉर्मेट में जाए और जीएसपी अपना काम कर पाए। ठीक है, तो इफ यू गो टू द जीएसटी साइट और वहां पे अगर आप जीएसपी ढूंढते हैं तो आपको ये सर्विस प्रोवाइडर्स के ऑफिशियली जो एम्पैनल्ड है वो आपको दिख जाएंगे, along with the name, along with the single point of contact, उनका ईमेल आईडी। तो यू कैन कॉन्टैक्ट देम, आप इनकी वेबसाइट पे जा सकते हैं। आपने आर्टिकलशिप वगैरह भी इनके साथ, आर्टिकलशिप जब आप करोगे तब आप ये सारे नाम भी देखोगे, अलंकित वगैरह। ठीक है, तो कुछ इसमें सीए फॉर्म्स वगैरह भी आपको दिख सकती है, क्लियर टैक्स दिख जाएगा, मतलब ऑल दीज थिंग्स यू विल फाइंड वेरी प्रोसीजरल। ठीक है, तो ये बेसिकली लिंक है, ये अपने को हेल्प करेंगे, और जीएसपी और हमारे डेटा के बीच में ये एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर्स आते हैं। ठीक है, चलो सर आगे बढ़ते हैं। If you want, you can take a quick read in वाले functions का। जैसे GST has selected certain IT enabled services, information technology, financial technology companies to be known as GST सुविधा providers। ये क्या करेंगे, ये access देंगे to the GST system and they have the capability to develop applications to be used by taxpayers for interacting with the GST, ताकि आप रिटर्न्स वगैरह जो भी है वो फाइल कर पाओ। ठीक है, उनके एप्लीकेशंस होते हैं, आप कैसे रिटर्न फाइल करेंगे, रिको कैसे करेंगे, इनपुट आउटपुट का सारा डेटा कैसे मैच करेंगे, फाइनल टैक्स पेमेंट आप कैसे करेंगे, ऑटो पॉपुलेशन कैसे होगा, तो दे आर हेल्पिंग यू आउट, नॉट अ वेरी बिग डील। Okay, and GSPs may take the help of application service providers who act as the link between us and the GSPs। अब ये कंसेप्ट आता है जीएसटी कॉम्पेंसेशन सेस, ये एक्ट अगेन 2017 वाले ये एक्ट है ना। इसका कंसेप्ट क्या था, सी व्हेन द जीएसटी वाज बीइंग इम्प्लीमेंटेड देयर वाज अ रेटिफिकेशन रिक्वायर्ड बाय द स्टेट्स। ठीक है, 50% से मिनिमम रेटिफिकेशन चाहिए रहता है, दैट हैपेंस इन द स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ व्हेन यू रिक्वायर एनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, स्टेट्स वर अ बिट हेजिटेंट। व्हाई दे वर हेजिटेंट? बिकॉज उनको लग रहा था कि उनका रेवेन्यू शायद लॉस हो सकता है। अभी जो वैट का कलेक्शन हो रहा है उसके कंपेयर्ड द रेवेन्यू कैन बी लॉस्ट, तो उनको कंपेंसेट करने के लिए, उनको सेटिस्फाई करने के लिए ये कंपेंसेशन सेस लाया गया था। एंड इट इज बिंग लेविड ओनली ऑन लग्जरी गुड्स एंड सिन गुड्स। सिन गुड्स जैसे क्या होते हैं, टोबैको हो गया, पान मसाला हो गया, लग्जरी ये मोटर कार्स वगैरह हो गई, तो उसके ऊपर ये कंपेंसेशन सेस लगता है। ज्यादा पेपर में आप इसको नहीं देखोगे। एंड यस, कंपेंसेशन सेस का क्रेडिट भी मिलता है, लेकिन वो कंपेंसेशन सेस के साथ ही सेट ऑफ हो पाता है। तो ये देखो, compensation cess is levied on intra and interstate supply with a view to provide for compensation to the states for the loss of revenue arising on account of implementation of GST। ओरिजिनली इसको 5 साल लगाने का प्लान था 2022 तक, लेकिन उसके बाद उसको एक्सटेंड करा गया। करंटली इट इज टिल 31 मार्च 2026। अब आगे क्या होता है, एक्सटेंड होता है नहीं होता, वो देखेंगे। चलो, नाउ विथ रिस्पेक्ट टू दिस GST, अंडरस्टैंड देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नॉन टैक्सेबल गुड्स। उसी के बारे में यहाँ पे चर्चा वो करने वाले हैं। नॉन टैक्सेबल आइटम्स, नॉन टैक्सेबल मतलब विच आर आउटसाइड द स्कोप ऑफ जीएसटी, आउटसाइड द स्कोप ऑफ जीएसटी। और वो क्या क्या है, ध्यान से सुनेंगे। पहला है आपका अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, मैं इंडस्ट्रियल यूज की बात नहीं कर रहा। तो कभी आप बाहर जाओगे, आर्टिकलशिप के टाइम आप घूमने फिरने जाओगे, बहुत दूर रहना इन चीज़ों से, लेकिन अगर आपका कोई दोस्त वगैरह ये चीज़ खरीदता है, अल्कोहल खरीदता है, कोई भी अल्कोहलिक लेकर खरीदता है, आप देखना उसका बिल अलग आएगा और उस पर लगा होगा वैट, उस पर एक्साइज एंड वैट अभी भी लगता है, बिकॉज दिस इज आउटसाइड द स्कोप ऑफ जीएसटी। इसका बिल आपको अलग मिलेगा और बैलेंस वाला फूड का बिल आपको अलग मिलेगा, जहाँ पे जीएसटी लगा होगा 5% के आसपास। ठीक है, ओके, सो फर्स्ट इज दिस आइटम। नेक्स्ट इज 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ये भी चैप्टर 2 में आएगा। 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स मतलब डीजल, गैस, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, नॉर्मल पेट्रोल, ये सब आपको इसके अंदर दिखेंगे 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। तो ये भी आज अर्स्टवाइल मतलब पुराने वाले टैक्सेस के अंदर ही टैक्स हो रहे, वैट वगैरह ही इसके ऊपर आज भी लगाया जा रहा है। और एक आपका रिसेंट अमेंडमेंट जो है दैट इज रेक्टिफाइड स्पिरिट, जिसको मैं बोल सकता हूं अनडीनेचर्ड अल्कोहल। अनडीनेचर्ड बेसिकली ये जो रेक्टिफाइड स्पिरिट होता है, दिस इज यूज्ड फॉर अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। सो दिस अनडीनेचर्ड स्पिरिट, जिसको रेक्टिफाइड स्पिरिट भी आप बोल सकते हो, दिस इज बेसिकली यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। अब ये क्यों लाया गया?
ये रिसेंट अमेंडमेंट क्यों आया? पहले क्या हो रहा था, आउटपुट इज आउटसाइड द स्कोप ऑफ जीएसटी, और इसके लिए जो इनपुट लगता है, ये रेक्टिफाइड स्पिरिट इसको हम बोलते हैं, दिस इज इन द स्कोप ऑफ जीएसटी। तो उसको क्लैरिफाई करा गया, भाई ये भी क्लैरिफाई मतलब अमेंडमेंट लाया गया दैट दिस इज ऑल्सो आउटसाइड द स्कोप ऑफ जीएसटी, एंड ये तो पहले से ही था। सो दिस इज अ रिसेंट अमेंडमेंट जिसके थ्रू ये नॉन टैक्सेबल बना है। अब ध्यान से सुनना, नॉन टैक्सेबल कैसे है, कहाँ पे लिखा है सर, कहाँ पे लिखा है? तो जो अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल ओपन करेंगे 366 दैट इज डील्स विद डेफिनेशंस, उसके अंदर आपको यही दिख जाएगा कि जीएसटी मींस द गुड्स एंड सर्विस टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज एक्सेप्ट अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। तो इसका नॉन टैक्सेबिलिटी कम्स फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ, लेकिन इन दोनों का नॉन टैक्सेबिलिटी आता है इनके चार्जिंग सेक्शन से। इनका जो चार्जिंग सेक्शन है दैट इज सेक्शन नंबर 9 ऑफ सीजीएसटी और सेक्शन नंबर 5 ऑफ आईजीएसटी, ये आपके चार्ज के सेक्शन में आएगा। वहीं पे ये बताया हुआ है कि इन दोनों के ऊपर जीएसटी नहीं लगता। तो कुल मिला के क्या टुडे इज देयर एनी नॉन टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सर्विस? आंसर इज नो। नॉन टैक्सेबल मतलब आउटसाइड द स्कोप ऑफ जीएसटी, अभी सिर्फ 3 गुड्स है, सर्विसेज कोई भी नहीं है। ठीक है, चलो अब एक दो स्पेसिफिक आइटम्स को डील कर लेते हैं, ये मैंने आपको दोनों बता दिए। ठीक है, तो आपका जो अल्कोहलिक लिकर वगैरह उस पर पुरानी चीजें, इंटर स्टेट में सीएसटी, इंट्रा में वैट, सब पुराना लग रहा है, और एक्साइज ड्यूटी भी लग रही है जो स्टेट लगा रहा है, क्योंकि यहां से स्टेट्स को बहुत पैसा मिलता है, ये इसको जीएसटी में आने ही नहीं देंगे। एंड सिमिलर थिंग गोज फॉर द पेट्रोल, इस पे पुराना वाला, अब आपको ये नहीं लर्न करना सेंटर एक्साइज स्टेट एक्साइज, अभी इतना लर्न कर लो, एक्साइज लग रहा है, पुराने वाले टैक्सेस लग रहे हैं। क्लियर है बात? और हाँ, सेल के ऊपर सीएसटी या वैट। सर सीएसटी वैट एंड एक्साइज दोनों क्यों लग रहा है? अरे एक्साइज लगता है मैन्युफैक्चरिंग की वजह से, प्रोडक्शन की वजह से, सीएसटी या वैट लगता है सेल की वजह से। सीएसटी जब इंटर स्टेट हो और वैट जब इंट्रा स्टेट हो। दो पर्टिकुलर आइटम्स को आप स्पेसिफिकली ध्यान में रखना। टोबैको, वो अजय देवगन को देखा है कभी सीरीज मूवीज वगैरह में, दोनों बाइक पे पैर लगा के चलता है, ये वैसा है टोबैको। टोबैको के ऊपर जीएसटी भी लग रहा है, लेकिन सेंट्रल एक्साइज भी लग रहा है, और लोग पे भी कर देंगे, जो एडिक्ट है वो पे कर देंगे, प्राइस कोई फर्क नहीं पड़ता। और ओपीएम, इंडियन हेम, नार्कोटिक ड्रग्स वगैरह पे भी जीएसटी लग रहा है, एंड स्टेट एक्साइज अभी भी लग रहा है। तो ये आधा इधर है आधा उधर है, जीएसटी भी इसके ऊपर लग रहा है और पुराने एक्साइज भी लग रहे हैं। टोबैको के ऊपर सेंट्रल और ये नार्कोटिक्स के ऊपर स्टेट एक्साइज। ठीक है, तो बेसिकली पुराने काफी सारे टैक्सेस थे, और वो अब जीएसटी के अंदर आ चुके हैं। पूरे खत्म नहीं हुए पुराने वाले, दे आर स्टिल देयर, बट या उसका एप्लीकेबिलिटी लिमिटेड हो गया है। अब ये थोड़ा सा थ्योरी टॉपिक हो जाता है, मेन हेडिंग आपको ध्यान देना है, अंदर का चीज आप खुद भी लॉजिकली लिख सकते हो कि इससे बेनिफिट्स क्या क्या हुए। देखो, जैसे क्रिएशन ऑफ यूनिफाइड नेशनल मार्केट, इससे क्या होता है, थोड़ा सा कंपैरेटिवली टैक्सेशन रिजीम इजी हो जाता है, मेक इन इंडिया को बूस्ट मिलता है, प्रोसीजर्स इजी हो जाते हैं, तो पीपल आर ओके कि चलो अब हम इंडिया में बनाते हैं, थोड़ा टैक्सेशन इजी हुआ है, अलग अलग टैक्सेस नहीं है। प्लस व्हेन आई से कि व्हेन द गुड्स आर इंपोर्टेड, ध्यान रखना, जब हम गुड्स को इंपोर्ट करते हैं तो भी आईजीएसटी लगता है। क्यों? क्योंकि इंटरस्टेट में चला जाता है। And why the IGST is levied? So that it is at parity with someone who is purchasing from India. ध्यान से सुनना, अगर आप हो इंडिया में सेलर, मैं आपसे खरीदता हूं, तो मुझे उसके ऊपर जीएसटी देना पड़ेगा, यू विल बी चार्जिंग जीएसटी फ्रॉम मी। बट अगर मैं इंपोर्ट करता हूं तो वहां पे मुझे आईजीएसटी नहीं लगता, अगर तो फिर इन दोनों में तो कंपटीशन नहीं हो पाएगा, एक जगह जीएसटी लग रहा है, एक जगह जीएसटी नहीं लग रहा, तो इसीलिए इंपोर्ट के ऊपर भी आईजीएसटी लगता है, ताकि ये और ये आपस में दोनों इक्वल माने जाएंगे, मतलब एक लेवल पे आ जाएंगे। सो दिस इज टू कॉम्पेंसेट फॉर द सिचुएशन कि यहाँ पे जीएसटी लग रहा है तो इंपोर्ट पे भी जीएसटी लगाओ। तो मेक इन इंडिया को वो पुश कर रहे हैं, दे आर बेसिकली अलग अलग तरीकों से दे आर ब्रिंगिंग थिंग्स एट सेम लेवल। बूस्ट टू इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, लोग इन्वेस्ट करेंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। उसके बाद टैक्स स्ट्रक्चर अब थोड़ा सिंप्लीफाई हो गया है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस उससे हो जाता है, ये नहीं कि हमें 50 टैक्सेस से नहीं डील करना है, मेनली आपको जीएसटी से ही डील करना है। टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन में सर्टेनिटी आ जाती है, वरना कैसे रहता था पुराने टाइम पे, लिटिगेशन बहुत ज्यादा हो गया था। नाउ थिंग्स आर कंपेरेटिवली मोर सॉर्टेड थिंग्स, आप एडवांस रूलिंग वगैरह जैसे कंसेप्ट भी है हमारे पास जीएसटी के अंदर, आप नहीं पढ़ोगे, फाइनल में आके हम उसको कवर करेंगे। बट या उससे टैक्स सर्टेनिटी भी इंक्रीज होती है, एडवांस रूलिंग के थ्रू आप ऑलरेडी यू कैन गेट द ओपिनियंस ऑफ द गवर्नमेंट, तो वो सारी चीजें इसके अंदर आती है, एंड कंपेरेटिवली चीजें थोड़ी सॉर्टेड है। नेक्स्ट, इजी टैक्स कंप्लायंस, यूज ऑफ आईटी हो रहा है, क्लियर कट जीएसटी पोर्टल हमारा काम करता है, काफी सारे ऑटोमेटेड प्रोसीजर्स है, सामने वाला अगर जो फाइल कर रहा है सप्लायर, उसका डेटा रेसिपिएंट के इसमें रिफ्लेक्ट कर जाता है, चीजें क्रॉस चेक हो जाती है। तो आईटी वगैरह यूज करके वी आर टुवर्ड्स ऑटोमेटेड प्रोसीजर्स, एंड मैनुअल वर्क थोड़ा सा कम हो जाता है। इजियर टैक्स कंप्लायंस, वही बात है। एडवांटेजेस फॉर ट्रेड एंड इंडस्ट्री, इंडस्ट्री के लिए तो सर बेनिफिट है ही, थोड़ा प्राइसेस वगैरह भी कम हुई है, अब जैसे जीएसटी 2.0 वगैरह भी आया तो प्राइसेस कम हो जाती है, कंप्लायंस का कॉस्ट कम हो जाता है, कंसल्टेंट्स को कम पे करना पड़ता है, कैस्केडिंग इफेक्ट आज खत्म हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल रेस्टोरेंट एंड सॉफ्टवेयर में डबल टैक्स लगता था,
वो हमने सॉल्व किया कैसे, आई विल कवर शेड्यूल नंबर 2 इन द टॉपिक ऑफ सप्लाई। शेड्यूल नंबर 2 ने क्लियरली बता दिया है कि रेस्टोरेंट और ये जैसे है आप सॉफ्टवेयर वगैरह इनको आप सर्विस मानो, अब इनको गुड्स मानो ही ना। प्रॉब्लम पुराने वाले में क्या हो रही थी, कोई क्लैरिटी नहीं थी, गुड्स का वैट भी लग रहा है, सर्विस का सर्विस टैक्स भी लग रहा है, नहीं अब इस पे सिर्फ एक ही बार आपका जीएसटी लगेगा एट द नेम ऑफ सर्विसेज, ठीक है। तो टैक्स ऑन टैक्स हमने हटाया, स्मॉल ट्रेडर्स एंटरप्रेन्योर्स को भी इसका बेनिफिट मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास कॉम्पोजिशन स्कीम आती है, तो कॉम्पोजिशन स्कीम में कंपैरेटिवली चीजें इजी है, वहां पे जीएसटी नहीं कलेक्ट करना पड़ता, वहां पे आईटीसी नहीं आपको लेना होता है, आप सीधा एक परसेंटेज अपनी जेब से पे करेंगे एंड उससे आपका कंप्लायंस कॉस्ट कम हो जाता है, आपको इतना ज्यादा रिकॉर्ड कीपिंग नहीं करनी पड़ती है, प्लस आपको साल के रिटर्न्स भी उसमें कम हो जाते हैं, सिर्फ 5 बार फाइलिंग होती है, वो सब मैं आपको चैप्टर 2 में कराऊंगा। तो इन्होंने भी बस लिमिटेड मैनर में ही दिया है कि ये सारी चीजें जो है वो बेनिफिट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हम ध्यान देंगे, प्लीज पे अटेंशन। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 265 से। आर्टिकल 265 क्या कहता है, कोई भी इंडिया में टैक्स लगाने के लिए यू नीड द अथॉरिटी ऑफ लॉ। तो कल को अगर गवर्नमेंट कहती है हमें जीएसटी नाम का टैक्स लगाना है, तो वो टैक्स का रेफरेंस यू नीड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बिकॉज अदरवाइज आर्टिकल 265 के थ्रू वो चीज हो जाएगी नल एंड वॉइड। तो ये आपका बेसिक अथॉरिटी है, कोई भी आपको टैक्स लगाना है तो आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उसका रेफरेंस चाहिए। आर्टिकल 245 इज बेसिकली गिविंग द पावर टू पार्लियामेंट एंड स्टेट, मतलब पार्लियामेंट और स्टेट से वो बेसिक पावर की बात करता है, एक रिलेशनशिप की बात करता है। तो सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट में मेक लॉज फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ द इंडिया एंड लेजिस्लेचर में मेक फॉर होल और एनी पार्ट ऑफ द स्टेट। तो पार्लियामेंट स्टेट पूरे कंट्री के लिए लॉ बनाता है, स्टेट्स जो है वो अपने अपने स्टेट्स के लिए लॉ बनाती है, एंड नो लॉ बाय पार्लियामेंट शैल बी डीम्ड टू बी इनवैलिड ऑन द ग्राउंड दैट इट वुड हैव एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन। नाउ व्हाट आई विल डू, मैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस में नहीं जा रहा इतना डिटेल में, बेसिक आप समझ रहे हो कि पार्लियामेंट के पास भी पावर है और स्टेट के पास भी पावर है, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में क्या, वो आप पढ़ते हो आर्टिकल 246 लिंक्ड विद शेड्यूल नंबर 7 में। अब देखो ये क्या कहता है कि आपके पास कौन से सब्जेक्ट के ऊपर कौन सा गवर्नमेंट के पास पावर जाएगा, ये शेड्यूल नंबर 7 में लिंक्ड विद आर्टिकल 246 दिया गया है। तो उसके अंदर 3 लिस्ट आती है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट का मतलब क्या होता है, वहां पे पार्लियामेंट के पास पावर है। स्टेट लिस्ट का मतलब क्या होता है, वहां पे उस स्टेट के पास पावर है। और कॉन्करेंट मतलब बोथ हैव द पावर, कोई भी एक डिसीजन नहीं ले सकता। एंड एक होता है रेसिडरी। रेसिडरी मतलब इफ टुमारो समथिंग इज नॉट गिवन इन दीज 3 लिस्ट, देन उसकी पावर पार्लियामेंट के पास चली जाती है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप कस्टम्स देखोगे, कस्टम ड्यूटी देखोगे, इनकम टैक्स देखोगे, तो एंट्री 82, 83 ये यूनियन लिस्ट में आता है। यूनियन के पास पावर है कस्टम्स का, यूनियन के पास पावर है इनकम टैक्स का, ऐसे अलग अलग लिस्ट आपको दी जाती है। नाउ पे अटेंशन एवरीवन, क्या हम ऐसा कर सकते थे क्या कि जीएसटी को बस यहाँ पे कॉन्करेंट लिस्ट में हम एक सब्जेक्ट बना के ऐड करें? देखो टेक्निकली कर सकते थे कि दोनों के पास पावर दे दे, बट जीएसटी वाज अ मेजर ओवरहॉल, एक पूरा मेजर टैक्स रिफॉर्म के नाम पे आया है। इतना सिंपल नहीं होता है कि कॉन्करेंट लिस्ट में नाम ऐड कर दो, उसके लिए बहुत सारे चेंजेस करने पड़े थे, बहुत चीजें क्लैरिफाई करनी पड़ी थी, डेफिनेशन चेंजेस करने पड़े थे। तो इसीलिए लॉ ने क्या किया कि इन्होंने कॉन्करेंट लिस्ट में नहीं ऐड किया, एक नया आर्टिकल बनाया जो मैं नीचे लेके आऊंगा, आर्टिकल 246A। पूरा का पूरा नया आर्टिकल 246A बनाया गया, विच केम फ्रॉम द 101 अमेंडमेंट एक्ट। बिल कौन सा था? 122, ठीक है, लेकिन एक्ट कौन सा बना? 101। अब इसमें कुछ और उन्होंने चेंजेस ब्रीफली बताए, वो मैं आपको बता देता हूँ। कॉन्करेंट पावर्स दोनों को दी गई जीएसटी के रिस्पेक्ट में, क्योंकि ड्यूअल मॉडल हमें चलाना था। इंटरस्टेट की ट्रांजैक्शंस पे आईजीएसटी लगता है, विच इज गिवन टू सीजी एंड एसजी। वो काउंसिल पूरा रिकमेंडेशन बनाता है कि कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा, बट यू नो 50-50% अर्निंग होने वाली है। प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे डिटरमिन करना है, इंटरस्टेट कैसे बनाना है, वो सारा पार्लियामेंट लॉ बनाता है। तो आईजीएसटी एक्ट हम पढ़ेंगे, आईजीएसटी एक्ट में प्लेस ऑफ सप्लाई हम पूरा पढ़ेंगे। फिर सेक्शन 7 उसके अंदर आएगा, सेक्शन 8 आएगा कि इंटर कैसे बनाना है, इंट्रा कैसे बनाना है। उस सबकी पावर जो है वो पार्लियामेंट के पास है, क्योंकि वो इंटर नेचर का है, ठीक है। 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स अभी जीएसटी के अंदर नहीं है, ये कब आएंगे जीएसटी के अंदर? जब भी हमारी जो जीएसटी काउंसिल है, जीएसटी काउंसिल कौन सी है? आर्टिकल 279A के अंदर जो आई है। आप देखना इसके मेजर आर्टिकल्स जो नए नए ऐड होते हैं ना, वो ए के नाम से, क्योंकि वो नए ऐड करे गए हैं। तो ये जब जिस दिन काउंसिल रेकमेंड करेगा, जिस दिन रेकमेंड करेगा उस दिन से पेट्रोल पे जीएसटी आ जाएगा। ये 5 प्रोडक्ट्स है, क्रूड, डीजल, पेट्रोल, गैस एंड एविएशन फ्यूल, जो प्लेन वगैरह में चलता है, ठीक है। इसका हम एक छोटा सा नाम भी लर्न करते हैं, एचपी पैन, ठीक है। एचपी मतलब एचपी के पेट्रोल पंप होते हैं ना, और वहां पे अपना पैन दिखा देना, मतलब ऐसा कुछ आप लर्न कर सकते हो, ओके। तो इस सब का पावर जो है वो मतलब जीएसटी काउंसिल उसको रेकमेंड करेगा। उसके बाद जो टोबैको और नार्कोटिक्स का मैंने आपको इंडिविजुअली बता दिया, आर्टिकल 279 आई हैव टोल्ड यू जीएसटी काउंसिल।
अच्छा, जीएसटी काउंसिल में कितने लोग होते हैं? देयर आर 33 पीपल। देयर आर 33 पीपल। कैसे? जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर है करंटली निर्मला ताई, वो एक होती है। उसके बाद एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं, मतलब मिनिस्टर ऑफ स्टेट इज द कैबिनेट मिनिस्टर, वो एक इसके अंदर आते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट जितने भी स्टेट्स है, स्टेट्स जो है वो भी अपना रिकमेंडेशन देते हैं, अपना एक रिप्रेजेंटेटिव लगाते हैं। जो जैसे फॉर एग्जांपल देयर आर 28 स्टेट्स, ठीक है, लेकिन उसमें से आपके 3 और स्टेट्स अपने को ऐड करने हैं विच आर कंसिडर्ड एज अ स्टेट फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी। तो उसके अंदर और 3 अगर हम ऐड करें तो वो बनता है 31। तो वो 31 प्लस ये 2, तो 33 मेंबर्स आपके बनते हैं फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी काउंसिल। कुछ और चेंजेस क्या है, मैं काउंसिल का भी आपको नीचे और दिखा दूंगा। दे हैव गिवन द कोरम वगैरह उसकी बातें। जस्ट इफ यू वांट मैं आपको यहाँ पे भी एक बार शो कर देता हूँ जीएसटी काउंसिल। सी, अगर आप जीएसटी काउंसिल में यहाँ पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे एक सेकेंड, ये ओपन नहीं हो रहा था सुबह भी, देखते अभी हो रहा है क्या। हाँ, अब यहाँ पे आपको सारे काउंसिल मेंबर्स मिल जाएंगे एंड देर आर टोटल 33 पीपल। देर आर टोटल 33 पीपल। सी 33। तो हर एक स्टेट का भी आपको रिप्रेजेंटेटिव मिलेगा। और सबसे पहले देखना, 2 कैबिनेट मिनिस्टर्स भी मिलेंगे, एक यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर एंड एक यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट। ये स्टेट का मिनिस्टर नहीं है, ये कैबिनेट के ही है, बट वो पोस्ट है यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट। तो 2 आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आपको दिख जाएंगे और बाकी सारे आपके स्टेट रिप्रेजेंटेटिव्स आपको मिल जाएंगे। समझ में आ रहा है आपको? यस, चलो। और क्या है सर? डिक्लेयर्ड गुड्स ऑफ स्पेशल इंपॉर्टेंस। ये सीएसटी एक्ट के सेक्शन नंबर 15 में कुछ गुड्स थे जहां पे स्टेट्स की रिस्ट्रिक्शंस थी, दैट स्टेट कैन नॉट इम्पोज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टैक्स मोर देन दैट। वो अब हिस्टोरिकल कंसेप्ट हो गया है। अब क्या है, मेजरली सब कुछ जीएसटी में आ चुका है, सीजी एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों को पावर मिल चुकी है, तो ये एक लिस्ट जो थी वो हटाई गई है। उसके बाद देयर वर सर्टेन ट्रांजिशनल प्रोविजंस। अब ये ट्रांजिशनल प्रोविजंस 2017 के लिए रेलिवेंट है, आज के इसमें रेलिवेंट ही नहीं है, इट्स अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री। सो इट वाज बेसिकली विथ रिस्पेक्ट टू एनी इनकंसिस्टेंसी ऑफ एनी लॉ ऑफ टैक्स ऑन गुड्स सर्विसेज इन स्टेट। सो इन्होंने क्या बोला कि ये आपका टैक्स कंटिन्यू करेगा जब तक आप उसको हटाते नहीं हो, और 1 ईयर फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ जीएसटी विच एवर इज अर्लियर। तो आपका टैक्स जब तक चल रहा है तब तक चल रहा है। मैक्स टू मैक्स कितना चल सकता है? 1 ईयर फ्रॉम द जीएसटी। तो वो 2018 में वो 1 ईयर खत्म हो गया, उसके आगे अपना कोई टैक्स नहीं चल रहा, हमारा जीएसटी सब जगह लग चुका है। ये जो है आपका मेन आर्टिकल आया 246A। और ये देखो कैसे स्टार्ट होता है, नॉट विथ स्टैंडिंग 246 और 254। 246 जो था जिसने बेसिकली दोनों स्टेट, सेंटर एंड स्टेट और उसकी लिस्ट की बात करी थी, उन्होंने कहा उस लिस्ट वगैरह को आप इग्नोर करेंगे अभी, notwithstanding anything। and 254 talks about inconsistency between center and state। कि कल को अगर कोई इनकंसिस्टेंसी हो जाती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिवेल्स ओवर द स्टेट गवर्नमेंट। बट अब ऐसा नहीं, जीएसटी के अंदर ड्यूअल मॉडल है साहब, दोनों ही लगेंगे, दोनों के पास पावर मिलेगा। ठीक है, सो ये आपको पूरा ऐसे रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, बट अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि आर्टिकल 246A का क्या रेफरेंस था, इसने जीएसटी का पावर दिया। सी एंड सब्जेक्ट टू क्लॉज 2 जो इंटर जीएसटी के रिस्पेक्ट में पार्लियामेंट को पावर देता है। लेजिस्लेचर ऑफ एवरी स्टेट हैव द पावर टू मेक लॉज विद रिस्पेक्ट टू गुड्स सर्विसेज इम्पोज्ड बाय यूनियन एंड बाय सच स्टेट। तो पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट दोनों के पास पावर है, लेकिन आईजीएसटी की पावर पार्लियामेंट के पास है। तो पार्लियामेंट हैज एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉज विद रिस्पेक्ट टू गुड्स एंड सर्विस टैक्स वेयर द सप्लाई इज इन इंटरस्टेट ट्रेड और कॉमर्स। इंटरस्टेट कैसे बनेगा वो सब हमारा आईजीएसटी के चैप्टर में आएगा। इज इट क्लियर? चलो, ये क्या बोल रहा है सर? एक्सप्लेनेशन, द प्रोविजंस इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स विद रेफरेंस टू 279A5 शेल टेक इफेक्ट फ्रॉम द डेट रिकमेंडेड। ये कौन सी की बात कर रहा है? ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट की बात कर रहा है, 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट। बाकी तो कुछ नहीं है सर, ड्यूअल मॉडल है, इंटर के ऊपर आईजीएसटी लगेगा, दैट इज फाइन। आर्टिकल 248 दैट गिव्स द रेसिडरी पावर्स टू पार्लियामेंट, उसको रेकमेंड करा गया, उसको चेंज करा गया, अमेंड करा गया, दैट दिस विल आल्सो बी सब्जेक्ट टू 246A कि जीएसटी के रिस्पेक्ट में दोनों के पास पावर रहेगा, पार्लियामेंट के पास एक्सक्लूसिव पावर नहीं जाएगा। ठीक है, उसके बाद सर ये क्या है? अब ये ना 249 और 250 ये दोनों एक स्पेसिफिक प्रोविजन से डील करते हैं। 249 में क्या होता है, स्टेट एक रिक्वेस्ट कर सकता है कि भैया हमारे स्टेट लिस्ट का भी पावर जो है हम सेंटर को दे रहे हैं। ठीक है, अगर वो उनको लगता है नेशनल इंटरेस्ट में है तो इट इज पॉसिबल कि वो 2/3 वोटिंग के साथ वो चीज सेंटर को सौंप दे। एंड आर्टिकल 250 क्या बोलता है? इन केस ऑफ इमरजेंसी सेंटर कैन मेक लॉज विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट लिस्ट ऑल्सो बिकॉज इट इज अ मैटर ऑफ इमरजेंसी। तो ये दोनों उन्होंने क्या बोला? दिस हैव बीन अमेंडेड टू ग्रांट पावर टू पार्लियामेंट टू मेक लॉज विद रिस्पेक्ट टू जीएसटी ऑल्सो अलॉन्ग विद द अदर मैटर्स इन द स्टेट लिस्ट। मतलब अगर कल को इमरजेंसी वगैरह हो जाती है
तो जीएसटी के रिस्पेक्ट में भी सेंटर के पास पावर चली जाएगी, सेंटर विल हैव द पावर, क्योंकि इट इज अ केस ऑफ इमरजेंसी तो स्टेट को वहां से हटा दिया जाता है, बट अदरवाइज दोनों के पास पावर रहेगा। तो ठीक है, ये प्रोसीजरल चेंजेस है। अब ये एक था आर्टिकल 268 मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशंस, ये कुछ एक स्पेसिफिक आइटम था, उसके रिस्पेक्ट में सेंटर लेवी करता था टैक्स, लेकिन कलेक्शन होता था बाय स्टेट। पे अटेंशन, आर्टिकल 268 पर्टेन्स टू ड्यूटीज लेविड बाय सेंटर। लेविड मतलब जो चार्ज कौन कर रहा है, बट कलेक्शन एंड अप्रोप्रिएशन स्टेट के थ्रू हो रहा है। अब इसको यहां से हटा दिया ये आइटम्स के ऊपर, क्यों? क्योंकि ये तो जीएसटी के अंदर आ गए, तो इसके लिए आपको दोबारा ये स्टैम्प ड्यूटी कलेक्शन, एक्साइज कलेक्शन, ये सब क्यों करवाना है? ये तो लग ही नहीं रहा इसके ऊपर, तो जीएसटी लग रहा है, और 50-50% दोनों की कमाई है। उसके बाद क्या बोला ये 268A, ये सर्विस टैक्स के रिस्पेक्ट में था, एक आर्टिकल बना था सर्विस टैक्स का, जो कि वैसे कभी आया ही नहीं, मतलब इट नेवर केम इनटू द फोर्स, बिकॉज फाइनेंस एक्ट के पावर के थ्रू ही सर्विस टैक्स लग रहा था, तो अब इसकी वैसे भी जरूरत नहीं थी, ये वैसे यूज भी नहीं हो रहा था, जरूरत भी नहीं थी, इसको ओमिट करा गया। उसके बाद 269A लेवी एंड कलेक्शन ऑफ जीएसटी ऑन इंटरस्टेट सप्लाई। कुल मिला के ये बात क्या करने वाला है, आईजीएसटी कलेक्शन होगा, फिर आईजीएसटी का क्रेडिट जहां पे यूज किया जाएगा, जैसे हमने एग्जांपल में देखा, उन स्टेट्स को जहां पे भी यूज किया जा रहा है क्रेडिट को, हम पैसा ट्रांसफर कर देंगे। तो इफ यू रीड, मैं एक दो लाइन इसके अंदर रीड कराता हूं। सी, जीएसटी ऑन सप्लाई इन द कोर्स ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड कॉमर्स shall be levied and collected by Government of India (IGST) and then it shall be apportioned between union and states in the manner recommended by the council. 50-50 जाएगा। Amount apportioned to a state under clause 1 shall not form part of consolidated fund of India. Obvious सी बात है, अगर कोई चीज अपोर्शन हो रही है स्टेट को, 50% स्टेट का पैसा है, तो वो पार्लियामेंट के फंड में नहीं जाएगा। सिमिलरली अगर कोई पैसा सेंटर का है, वो स्टेट के फंड में नहीं जाएगा। सी, where an amount collected as tax under clause 1 has been used for payment of tax levied by a state under article 246A, ये क्या बात कर रहा है, IGST का क्रेडिट इज यूज्ड टू पे SGST, IGST का क्रेडिट इज यूज्ड टू पे SGST, तो उस केस में स्टेट को पैसा कम मिला, एक्चुअल कलेक्शन कम हुआ और आईजीएसटी का क्रेडिट यूटिलाइज हुआ, तो सेंटर इस पैसे को स्टेट गवर्नमेंट के पास ट्रांसफर कर देगा, जो हमने एग्जांपल में भी किया था, ये वही बात बोल रहा है। उसके बाद where any amount collected as tax which is levied by state has been used for payment of tax under clause 1, such amount shall not form part of consolidated fund of state. SGST लगा और SGST का क्रेडिट यूज हुआ टू पे IGST, तो इसका मतलब स्टेट गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं जाना चाहिए। सी, देन इन दैट केस सच अमाउंट विल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द फंड ऑफ द स्टेट। ठीक है, बाकी इसके अंदर ज्यादा कोई लोड नहीं है। ओके, बाकी इंटरस्टेट वगैरह के रिस्पेक्ट में कंप्लीट पावर इज विद द पार्लियामेंट। और क्या बोल रहे हैं सर, इंटरस्टेट के रिस्पेक्ट में पैसा सीजी के पास जाएगा एंड अपॉर्शनमेंट हो जाएगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का सारा पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है, इस चीज को ध्यान रखना। नेक्स्ट पे आओ, 270 का रेफरेंस नीचे ही आएगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 270 अब जो है ये सारा प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स है, मेन जो क्लॉजेस थे वो हमने डिस्कस कर लिया आर्टिकल्स। आर्टिकल 271 में क्या अमेंडमेंट लाया, इट एम्पावर्स द पार्लियामेंट। आर्टिकल 271 क्या करता है, इट गिव्स द पावर टू पार्लियामेंट टू इंक्रीज एनी ड्यूटी और टैक्सेस ऑफ 269 270। 269 270 में क्या बात होती है, कुछ ऐसे टैक्सेस है, कुछ ऐसे ड्यूटीज है जो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाता है एंड देन इट गिव्स द शेयर टू द स्टेट गवर्नमेंट। बेसिकली इंटरस्टेट के जो ट्रांजेक्शन है उनका ट्रांसफर होता है। अब क्या है, हम हमारा जीएसटी वाला तो अब सारा हम 246A में बता चुके हैं और पूरा हमारा काउंसिल भी वो रेकमेंड करता है, मतलब एवरीथिंग इज डन बाय द जीएसटी रिलेटेड जीएसटी रिलेटेड अथॉरिटीज। तो अब 269 और 270 में हमारे जीएसटी का कोई रेफरेंस बचा नहीं है। 269 और 270 के अंदर जो भी आप डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो उसके अंदर जीएसटी की बात मत करना, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है, क्या करना है, क्योंकि वो तो सर हम अलग से बात कर रहे हैं। सो सी, इसके अंदर सरचार्ज के बारे में भी आता है कि सरचार्ज हम किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे, सेंटर के पास रहेगा, बट वो सब तो अलग है ना, जीएसटी के लिए नहीं। सो मेन बात क्या है कि ये जो भी आप डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले हो इसके अंदर जीएसटी की बात मत करना, हम जीएसटी की बात अलग कर रहे हैं। ठीक है, कुछ बेसिक डेफिनेशंस लाई गई, जीएसटी को डिफाइन करा गया, दैट आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट जीएसटी मींस टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विसेज एक्सेप्ट अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। अब सप्लाई क्या होता है, गुड्स क्या होते हैं, सर्विसेज क्या होते हैं, ये सब हम डिटेल में सप्लाई के साथ देखेंगे। ठीक है, सर्विसेज को भी डिफाइन किया, गुड्स को भी डिफाइन किया, बट ये अभी जरूरत नहीं है। स्टेट आई टोल्ड यू इट विल इंक्लूड यूनियन टेरिटरीज विद ओन लेजिस्लेचर, इट विल इंक्लूड यूटीज विद ओन लेजिस्लेचर, जिसके अंदर आपका दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी आएगा। उसके बाद
यहाँ पे कुछ प्रोसीजरल चेंजेस थे, जैसे वर्ड्स थे सेल परचेज इसके अंदर कुछ आर्टिकल्स में। सी आर्टिकल 286 विच रिस्ट्रेन्स द स्टेट्स फ्रॉम फ्रेमिंग लॉज फॉर इम्पोजिशन ऑफ एनी टैक्स ऑन सेल परचेज ऑफ गुड्स वेयर इट इज टेकिंग आउटसाइड द स्टेट। तो वहां पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस में ऐसे वर्ड्स यूज करे गए थे, सेल परचेज। अब हमारे जीएसटी के अंदर वी डोंट यूज द वर्ड सेल परचेज, वी हैव जस्ट वन टैक्सेबल इवेंट विच इज नोन एज सप्लाई। हम सप्लाई वर्ड यूज करेंगे, गुड्स की जगह हम यूज करेंगे गुड्स सर्विसेज और बोथ। तो अगेन आईजीएसटी इंटरस्टेट के लिए स्टेट का कोई कंट्रोल नहीं है, वहां पे हमारा सेंटर काम करेगा, पार्लियामेंट काम करेगा। जीएसटी काउंसिल विच इज बेसिकली अ जॉइंट फोरम ऑफ सेंटर एंड स्टेट्स, एज आई टोल्ड यू 33 पीपल इसके अंदर होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस होता है और टैक्सेशन और एनी अदर मिनिस्टर जो भी नॉमिनेट किया जाएगा बाय द स्टेट गवर्नमेंट। अब स्टेट गवर्नमेंट अलग अलग स्टेट्स के वहां पे रिप्रेजेंटेटिव बैठे हैं, उसमें से एक नॉमिनेट करना है, वो रहेगा वाइस चेयरमैन, वो रहेगा वाइस चेयरमैन, ठीक है। और चेयरपर्सन कौन रहेगा? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। तो अभी हमारी निर्मला ताई उसके अंदर चेयरपर्सन रहेंगी। व्हाट इज द वर्क ऑफ जीएसटी काउंसिल? वो अलग अलग वे में रिकमेंडेशंस देता है। रिकमेंडेशंस मतलब टैक्स रेट बढ़ाना है या नहीं बनाना है, क्या टैक्स करना है, क्या एग्जेम्पशन देना है, क्या सर्कुलर्स देनी है, क्या क्लैरिफिकेशंस देना है, पेट्रोल को जीएसटी में कब लेके आना है, मैनर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कैसे रखना है। इस सारी लिस्ट को आप एक बार सिर्फ रीड कर सकते हो, अदरवाइज कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, ठीक है। स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स कौन से होंगे? ये स्पेशल कैटेगरी क्या होता है? कई की जगह जो हम आपको टर्नओवर के लिमिट्स बताएंगे, हम थोड़े कम बताएंगे फॉर स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। जैसे रजिस्ट्रेशन के अंदर MMNT एक आता है, मणिपुर, मिजोरम, वहां पे जो लिमिट होती है रजिस्ट्रेशन की वो कम होती है। सो ऐसे अलग अलग चीजें आती है, वो सारा रिकमेंडेशन काउंसिल करता है। अब इसका कोरम और इसके डिसीजंस के ऊपर एक दो बातें आप सुन लो। कोरम मतलब उसके बिना मीटिंग नहीं हो सकती, मिनिमम हमें हाफ मेंबर्स चाहिए। तो 33 का हाफ हमें एटलीस्ट चाहिए फॉर कॉन्स्टिट्यूटिंग अ मीटिंग। और डिसीजंस कैसे लेने हैं इसको पहले रीड करेंगे, एक छोटा सा एग्जांपल आपको दे दूंगा, फिर रीड। एवरी डिसीजन शैल बी टेकन एट अ मीटिंग, मतलब आपको मीटिंग बुलानी है, ऐसा नहीं सर्कुलेशन की तरह नहीं, कंपनीज एक्ट जैसे आपको मीटिंग बुलानी है, बाय अ मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 3/4 ऑफ द वेटेड वोट्स। 3/4 मतलब 75% ऑफ वेटेड वोट। वेटेड वोट क्या गिनना है, कैसे गिनना है? सेंट्रल गवर्नमेंट का जो शेयर रहेगा वो रहेगा 1/3 और स्टेट गवर्नमेंट्स का मिला के रहेगा 2/3। इसको बोलते हैं वेट देना, इसको कहते हैं वेट देना। अब ये वेट का एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है एक छोटा सा, आ जाओ। अब एक एग्जांपल लो, लेट्स से सेंटर की तरफ से एक वोट है एंड देयर आर 30 स्टेट्स प्रेजेंट, ठीक है। टोटल वोट्स है 31, सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर है 33.3%, स्टेट्स का शेयर है 66.67%। अब ये 66.67 वेट है, लेकिन ये डिवाइड हो जाएगा 30 स्टेट्स के अंदर, मतलब एवरी स्टेट शैल हैव 2.2% स्वे, जिसे हम कहते हैं ना, मतलब पावर विथ रिस्पेक्ट टू द वोट। अब केस नंबर 1, लेट्स से सेंट्रल गवर्नमेंट कहता है यस और 21 स्टेट्स कहते हैं यस और बचे हुए 10 स्टेट्स कहते हैं नो। तो यहाँ पे कितनी वोटिंग आई? 33.33 सेंटर की और 21 स्टेट्स की 21 इंटू 2.22, दैट इज कितना बनेगा? चेक करो एक बार, 2.22 इंटू 21 प्लस 33.33, दैट इज टोटल 79.95। अपने को 75% चाहिए, अपने को मिल गया, दिस इज अप्रूव्ड, ये डिसीजन हो जाएगा। सेकंड केस में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कहता है नो एंड सारे 30 कहते हैं यस, स्टिल ये जो 30 है इनका टोटल 30 इंटू 2.22 मतलब इनका टोटल वेट पूरा हो गया, बट स्टिल 75 नहीं हो पाएगा, क्योंकि 33.33 तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है और यहाँ पे तो सीजी ने मना कर दिया, एक ही पर्सन था सीजी की तरफ से, वो मना कर दिया, तो यहाँ पे वो फेल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि यस सेंटर इज पावरफुल। इस केस में आपको लगेगा कि सेंटर के बिना यहाँ पे पासिंग नहीं हो सकती। यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड कि ये वेटिंग सिस्टम कैसे रहता है। सीजी का शेयर 1/3 का रहेगा, सेंट्रल का 2/3 का रहेगा, जितने स्टेट आएंगे वो सबको 2/3 उसका मिलेगा, मतलब 66 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स। इज इट क्लियर? चलो, और तो सर ज्यादा आपका कुछ बचा नहीं है। नो प्रोसीडिंग्स ऑफ द जीएसटी काउंसिल शेल बी इनवैलिड मियरली बिकॉज, मियरली मतलब सिर्फ इस रीजन की वजह से कि देयर इज सम डिफेक्ट, देयर इज सम वैकेंसी, वोटिंग वगैरह गलत है तो। बाकी यस काउंसिल अपना डिस्प्यूट वगैरह भी जो है वो रिजॉल्व करेगा, एनी डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। एंड आर्टिकल 368 विच डील्स विद द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, वहां पे उसको अमेंड करा गया है टू इंक्लूड कि अगर आपको कोई भी काउंसिल के रिस्पेक्ट में भी चेंजेस करने हैं, बिकॉज इट विल इन्वॉल्व सेंटर स्टेट रिलेशन, आपको इसके अंदर रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट्स भी चाहिए रहेगा। तो बेसिकली यू विल नीड 2/3 मेजोरिटी ऑफ ईच हाउस प्लस यू विल नीड 50% रेटिफिकेशन बाय
मतलब एटलीस्ट 50% स्टेट्स का रेटिफिकेशन, ये होती है स्पेशल मेजोरिटी। तो अगर आपको कोई भी 279A मतलब काउंसिल के रिस्पेक्ट में भी कोई चेंजेस करने हैं, आपको स्पेशल मेजोरिटी चाहिए रहेगा। बेसिकली दे आर मेकिंग द चेंज अ बिट डिफिकल्ट। ठीक है, ओके। चलो, इसके साथ होते हैं आपके सारे के सारा कंसेप्ट डन। यस, मैंने आज थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगाया क्योंकि ये इंट्रोडक्शन था। इंट्रोडक्शन में एक बार चीज़ें कर लेते, फिर सप्लाई से तो अपना एक प्रॉपर बन जाएगा, फ्लो बन जाएगा। आई होप यू रियली एंजॉयड द लेक्चर। एक बार मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, एंड इफ पॉसिबल डू शेयर इट अमॉन्ग्स योर फ्रेंड्स, बिकॉज दैट इज द वे आई विल रीच मोर स्टूडेंट्स। ठीक है, अब आपके पास सप्लाई से चैप्टर्स आना स्टार्ट हो जाएंगे और रिजल्ट के बाद जो है वो कंपाइलेशन आना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, सो ऑल द वेरी बेस्ट। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, मैं ये वाला उसके अंदर आज पोस्ट कर दूंगा। सो चलो, ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, बी सेफ, बाय बाय।